Okay, people. So let's begin with the breathing का डेफिनेशन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का किसी को कोई यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी स्मार्ट कि अंडरस्टैंड हो जाए कि डिफरेंस क्या है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में। सिंपली क्या है ब्रीदिंग, जहाँ पे हम गैस का क्या कराते हैं, एक्सचेंज। सही बात। यस मैम, पता है। मतलब O2 एंड CO2 का एक्सचेंज कराना फ्रॉम योर नोज टू द लंग्स। मतलब यहाँ की कहानी सिर्फ होती है नाक से लेके लंग्स तक। ओके मतलब यू कैन मैम से टिल द ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस ब्रोंक्यूल। है। क्या? अपनी जो ब्रीथिंग है वो फिजिकल प्रोसेस है। हाँ यस, फिजिकल प्रोसेस है, वेरी करेक्ट, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। एंड और साथ में फिर रेस्पिरेशन दूसरा अगर, बायो। यस, उफो केमिकल लग दिया मैंने ऊपर, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। एंड जो रेस्पिरेशन कहलाएगा दैट इज योर बायोकेमिकल प्रोसेस, जो एक्चुअली कहाँ पे होता है, इनटू द सेल। करेक्ट। तो सेल पे होने वाला चीज इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, जहां पे हम खाने को ऑक्सीडाइज करके वहां से हम एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई गेस इसमें अब कुछ भी, क्या हो गया? नहीं, किसको नजर लग जाएगी, किसकी तारीफ कर रही हूँ मैं, किसकी नहीं की? अच्छा बच्चे अच्छे हैं, अच्छा यही बोल रहा था मैंने, ठीक है। ओके नाउ एवरीबॉडी इज नोइंग कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे किस तरीके से रेस्पायर करता है। जैसे हमारा निडारिया हो गया, निडारिया या स्पॉन्जेस हो गए, ये सारे क्या करते हैं, पूरे बॉडी के सरफेस से ही रेस्पायर करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गन नहीं है ना अलग सा फॉर रेस्पिरेशन। देन ये पैरासा कैसे करेगा, ये पैरासा इंसेक्ट हमारा रेस्पायर कैसे करेगा, बाय द ट्रैकियल ट्यूब्स। बच्चे ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड एनिमल्स है ना, इनके ऊपर मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा एनिमल है एंड कौन से एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो देयर कुड बी अ मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है। तो ट्रैकियल ट्यूब से कौन कौन करेगा, इंसेक्ट्स, दैट इज मोस्ट ऑफ द ऑर्थ्रोपॉड्स। करेक्ट। स्किन से यस कौन मैम। कौन करेगा यहाँ पे, मैम कौन है ये फ्रॉग। क्यूट सा, हु इज दिस मैम क्यूट बंदा? अर्थवर्म। नहीं, नहीं, ये अर्थवर्म नहीं है, जिसको लीच मैंने है। दिखाया है, हु इज दैट पर्सन? मैम अर्थवर्म। लीच नहीं, नहीं, ये लीच। दिस इज लीच। यस हाँ मैम। ये वर्म है, दिस इज वर्म। सो यस मैम। अर्थवर्म, फ्रॉग, लीच, ये इंसेक्ट्स क्या कर सकते हैं, दे कैन ब्रीथ बाय द स्किन और द होल क्यूटिकल लेयर। टेनिया, टीनिया नहीं, TAE, TAENIA, टेनिया। ओके। देन गिल से कौन कौन रिस्पायर करेगा, फिश, टैडपोल्स मैम एंड प्रॉन। लंग से क्या बोलो? कुछ नहीं मैम, ये बताते गिल से कौन कौन करेगा रेस्पिरेशन। हाँ yes, fish, tadpole and prawns will be respiring from the gills and lungs will be all the most of the vertebrates. Okay, so अब let's move to the most important aspect, that is the lungs का जो respiration होता है, breathing जिसको हम कहते हैं, कि what happens in this actually। तो देखो हमने कहाँ तक पढ़ा था, फ्रॉम नोज से लेके लंग तक। क्या यहाँ पे कोई भी बता सकता है, हमने ब्रीदिंग को दो हिस्सों में बांटा है, लाइक कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग मतलब एक्सचेंज क्या, जो एयर को कंडक्ट करता है, एयर को अंदर एंड बाहर लेके जाने में मदद करता है, एंड जो यहाँ पे एयर का एक्सचेंज कराता है। तो नाउ मैम एनी वन लंग्स। ऑफ यू, कौन है वो? लंग्स। मैम नहीं मैम लंग्स। नहीं नहीं, नो मैम नो। एल्विलाई, मैम मैं जिसका जो एक्सचेंज कर। ओके एक नहीं, गिव मी द राइट आंसर, मैम कंडक्टिंग पार्ट ऋतिक बताओ पहले। नॉस्ट्रिल से लेके मैम ऋतिक ब्रोंकिलाई तक। हाँ ऋतिक, मुस्कान एक मिनट रुक जाओ, मुस्कान वेट। ऋतिक क्या बोल रहे हो मैम आप, आवाज नहीं आया। मैम मैम कंडक्टिंग पार्ट वो होता है मैम जिससे एयर का मतलब मैम फ्लो होता है, पैसेज लाइक होता है जिससे एयर ट्रेवल करता है। और मैम एक्सचेंज पार्ट वो होता है जहाँ पे एयर ऑफ का एक्सचेंज होता है, जैसे एल्वेलाई और हाँ पल्मोनरी कैपिलरी। यस, सो बट पल्मोनरी कैपिलरीज को यहाँ पे ना जोड़ो, पल्मोनरी कैपिलरी इज अ सिस्टम ऑफ वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल का हिस्सा है वो, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करनी है। तो कंडक्टिंग पाथवेज वुड बी फ्रॉम, जैसे कह रही थी मुस्कान, फ्रॉम नोज टू द ब्रोंक्यूल्स। एंड जो एल्विलाई है, ब्रोंक्यूल्स के बाद जो एल्विलाई होता है वो एक्सचेंजिंग पार्ट है। गॉट इट?
यस मैम। चलो, तो आगे यही चीज दे रखी है कि कैसे हमने एक्सचेंज करा के रखा है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द लंग्स। लंग्स में भी सिर्फ हमको लोब्स के बारे में याद रखना है। एक लंग होता है राइट वाला जिसमें 3 लोब्स है, लेफ्ट में 2 ही लोब्स है। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ट हार्ट। यस, एंड जो मेम्ब्रेन कवर करता है, मेम्ब्रेन विच इज दैट मैम मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड फ्लूइड। मैम Pleural प्लूरल fluid. फ्लूइड। ओके, यस, सो ये भी क्लियर है। देन मैं फास्ट जा रही हूँ बच्चा, किसी को भी कहाँ पे भी ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं है तो प्लीज स्टॉप मी एंड यू कैन आस्क। आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज ऑफ द रिविजन। ओके मैम। ठीक है, चलो आगे। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन सभी को क्लियर है? यस मैम। क्या क्या Yes, होता है देखो, मैंने लिख के रखा है, स्लाइड में भी दिखा हुआ है क्या क्या होता है। चलो फटाफट, वन फर्स्ट स्टेप, हु विल टेल मी फर्स्ट स्टेप? ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। यस, तो लिख देंगे हम इसको फटाफट से। लेट्स राइट कि जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले हम एयर को लेके आएंगे कहां से, लंग्स से टू द, मतलब लंग्स से नहीं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नोज टू द एल्विलाई। तो एल्विलाई तक हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, ब्रीदिंग बाय द पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी मतलब लंग से अंदर लेके आए हैं हम। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ क्वेश्चन बाय द ब्लड। हाँ, यस, तो पहले हम एक्सचेंज तो कराएंगे बेटा। एक्सचेंज कराते हैं कि एल्विलाई के बीच में एंड किसके बीच में, इन द कैपिलरीज। एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज के बीच में क्या करेंगे हम, गैस को एक्सचेंज। कौन कहाँ पे जा रहा है, O2 को लेके जाएंगे इधर, CO2 को लेके जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, यस, अभी किसी ने नेक्स्ट स्टेप बताई थी, Who was that? Next step? यस मैम। ट्रांसपोर्ट क्या ऑफ है नेक्स्ट गैसेस स्टेप में? हाँ, अब हम क्या करेंगे, यस, ये कैपिलरीज क्या लेके करेगी, ये लेके जाएगी O2 को टू द अलग अलग बॉडी के टिश्यूज की तरफ। फिर टिश्यूज में क्या होगा, चौथा स्टेप है, ये आपको आपकी कहानी की तरह याद रखनी है कि कैसे हो रही है ये कहानी। रिमेम्बर लाइक अ स्टोरी, कैसे गैस आया एल्विलाई, एल्विलाई से कैपिलरीज, कैपिलरीज से अब टिश्यूज, टिश्यूज में इसका होगा सेल रेस्पिरेशन, करेक्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे टू जनरेट एटीपी। फाइनली ये एक्स्ट्रा स्टेप मेरी तरफ से कि ये इसके दौरान जो भी CO2 निकलेगा उसको हम वापस से लेके जाएंगे एल्विलाई में। सो दैट वुड बी आवर फाइनल स्टेप। यस, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, सो लेट्स बिगिन कि ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इसके भी स्टेप्स बहुत इजी है यार। हु कैन टेल मी, वैसे मैंने वो सारा डायग्राम हटा दिया है जस्ट टू मेक अस राइट। वन पर्सन कैन टेल मी कि इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है। लेट्स राइट, एंड आप किसके बारे में बताओगे? हाँ बोलो, कोई कुछ बात कर होती है। रुको 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 मोनू रुको, कोई कुछ बोल, हाँ बताओ, कोई कुछ बोल रहा है। रेस्पिरेशन में O2 का जाना लंग्स में। ऐसा नहीं बोलना है मुझे, यू हैव टू टेल मी द स्टेप्स। मतलब सी, पहले मैं एक बता देती हूँ, लेट मी टेल यू द वन। कौन बताना चाहेगा? मैम फ्रेश एयर एंटर इनटू लंग्स। हाँ, एयर तो एंटर कर गया, बट एयर एंटर करने के बाद मुझे जो चेंजेस होती है ना वो चाहिए। हाँ बताओ शाहनवाज। डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। इंटरनल नहीं, इंटर, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स। यस मैम रिब्स के बीच में जो मसल होगी वो कंट्रैक्ट होगी और नीचे की तरफ पुल होगी। यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, ट्रू। तो आपको सभी को पता है, चलो फटाफट लिख देती हूँ मैं। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन में हम क्या करेंगे, एयर को लेंगे इनसाइड द लंग्स, बट एयर को इनसाइड द लंग्स लेने के लिए हमको लंग्स का प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, पल्मोनरी प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, PP।
पल्मोनरी प्रेशर हमको रखना Pulmonary पड़ेगा लो, तभी क्या होगा, बाहर से गैस अंदर एंटर करेगी। दूसरी चीज, जैसे ही पल्मोनरी प्रेशर लो होने की वजह से गैस अंदर आती है, पल्मोनरी योर वॉल्यूम इंक्रीजेस। पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स का वॉल्यूम। सो आप क्या लिखोगे कि लंग्स एंड थोरैसिक कैविटी, मतलब आपके रिब्स की कैविटी दोनों भी वॉल्यूम इंक्रीज कर देती है। अपना एक्सपांड इंक्रीज कर दो या एक्सपांड लिख दो चलेगा। तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, रिब्स के अंदर के इंटरकोस्टल मसल एक्सपांड। कौन से वाला इंटरकोस्टल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। फिर क्या होगा, डायफ्राम के साथ क्या हो रहा है? मैम कौन मैम डाउनवर्ड मूव कर रहा है। मैम डोम शेप डायफ्राम से भी कंट्रैक्ट होंगी और सिंपल नीचे की शेप में आ तरफ पुल जाता है। डाउन होंगी। हाँ, यस, डोम शेप से वो हो जाएगा अब फ्लैट। अब इसी और रिवर्स केस होगा एक्सपिरेशन में। रिवर्स केस मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन करने के लिए मैम एयर को, इंस्पिरेशन में पुल हुए थे, इसमें पुश होंगी। हाँ, तो हमको आउटसाइड द लंग्स भेजना है। क्या बोल रहे हो मोनू? रिमूवल यस, तो एयर आउटसाइड द लंग्स जाने के लिए मुझे अब लंग्स का प्रेशर मतलब पीपी, पल्मोनरी प्रेशर रखना पड़ेगा हाई, जिसके वजह से वो लंग्स से आउटसाइड जाएंगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, लंग एंड थोरैसिक, मतलब पल्मोनरी एंड थोरैसिक वॉल्यूम विल नाउ डिक्रीज। इंटरकोस्टल मसल जो है वो हो जाएंगी रिलैक्स, एंड जो डायफ्राम है वो भी हो गया रिलैक्स, मतलब वापस से डोम शेप में आ गया वो। मैम इनकी पल्मोनरी हम्म, उसकी वो कितनी होगी, हाई हो जाता है वैल्यू कितनी वॉल्यूम। होगी? रुको वन एट अ टाइम। मोनू कुछ बोल रहे हो, उसके बाद सेकंड बच्चा बोलेगा। क्या बोल रहे हो मोनू? मैम एक्सपायरेशन के टाइम अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज। हाँ सही बात है, वही तो लिखा है हमने कि इंस्पिरेशन के वक्त अंदर का वॉल्यूम लो एंड एक्सपिरेशन के वक्त लंग्स का वॉल्यूम हाई। ओके मैम। मैम मतलब कितनी होगी, लो मतलब कितनी? कितना? यू आर आस्किंग पास्कल्स या हाँ कितना मैम, प्रेशर? यस मैम। लंग्स के अंदर कितना रखना पड़ेगा? रेसिडुअल वॉल्यूम याद है? रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था उतना होगा। अब कौन बताएगा रेसिडुअल वॉल्यूम? आगे पढ़ेंगे उसको तब समझ में आएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम कुछ 1100 to 1200 के पास होता है ना, उतना वॉल्यूम रहता है अंदर। एंड जब फुल होता है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब कंप्लीट अब जब करते हो तो समवेयर अराउंड इट इज टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पायर एक्सट्री आईआरसी कितना है, आईआरसी जितना होगा दैट इज द हाई प्रेशर। आगे पढ़ाऊंगी मैं, रुको, जब हम उसको कैपेसिटीज पढ़ाऊंगी ना मैं, तो आपको पता चलेगा कि लो मतलब कितना एंड हाई मतलब कितना रहेगा। शहनाज गॉट इट? लो मतलब Okay. रेसिडुअल वॉल्यूम है, लंग का रेसिडुअल वॉल्यूम समवेयर अराउंड 1000 to 1100 होता है, 1000 to Yes, 1100 ma'am. के आसपास। हाँ, तो उतना लो होगा। ओके चलो, मैम। ये क्या है, व्हाट इज दिस? स्पायरोमेट्री इज अ डिवाइस जिससे हम ब्रीदिंग को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एंड सुनो, बहुत लोग ना इसको किससे कंफ्यूज करते हैं पता है? जो ऐसे आपको ड्रंक एंड ड्राइव में पुलिस पकड़ते हैं, उसमें आपको ब्लो करने को कहते हैं ना मुंह में कि आपने ड्रिंक करा है या नहीं, उससे कंफ्यूज होता है वो। ऐसा नहीं है, वो डिवाइस इज टोटली डिफरेंट। दिस डिवाइस इज डिफरेंट, दैट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल कंटेंट इन योर ब्रीद, नॉट योर नॉर्मल ब्रीदिंग। ये बहुत से बच्चों ने मुझे ऐसे पूछा था, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो इसके साथ कंफ्यूज ना करना। चलो, तो अभी वॉल्यूम्स के पास ही आ रहे हैं हम। बताना। मैं ये बता रही थी कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते वक्त ट्रैफिक पुलिस रुकाते ना, जनरली अगर किसी ने ड्रिंक करके चलाया है गाड़ी देखने के लिए, तो वो ब्लो करते, देखो मशीन में, पिक्चरें तो देखते होंगे यार आप लोग। हाँ, तो उस मशीन को साथ स्पायरोमेट्री के साथ कंफ्यूज ना करो, दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। दैट इज फॉर डिटेक्टिंग द ड्रिंकिंग पर्पस, दिस इज फॉर द ब्रीदिंग। तो बहुत से बच्चों ने मुझे पूछा था कि क्या मैम वो वही डिवाइस है जिसमें आप फूकते हो, जिसके
ऊपर पता चलता है कि ड्रिंक किया है या नहीं, अल्कोहल ड्रिंक लिया है या नहीं। तो नो, दैट इज द डिफरेंट डिवाइस एंड दिस इज द डिफरेंट डिवाइस। ये स्पायरोमेट्री नॉर्मल आपके लंग का फंक्शन को देखेगा। ओके, अब ये नॉर्मल, ये मजा आएगा यार पढ़ने में। कौन कौन बता सकता है क्या क्या है? मैं बता यस मैम। मैं है ना, मजा आएगा ना। चलो, बट फिर भी एक बार पहले रिवाइज करूंगी मैं। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या, जिसको भी पता नहीं, क्योंकि दिस इज अ मर्ज्ड बैच एंड जो बाकी के बच्चे हैं जो जिनको मैंने शॉर्टकट्स शायद सभी को पता नहीं है ना, जो मेरे साथ है उनको पता है इसके शॉर्टकट्स, बट अदर पीपल हु हैव जॉइन्ड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, प्लीज रिमेंबर दीज आर द शॉर्टकट्स टू रिमेंबर। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या, ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर जब अब टीवी देखते हुए करते हो, दैट इज द नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल सी सांस लेना। हाँ बच्चे, बाकी लोग क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? आफरीन ने करा है। अदर पीपल, those who have joined for this class, people apart from the मुस्कान, आकृति, छाया, नहीं कौन कौन है ये रेगुलर बच्चों छोड़ के दूसरे लोग भी रिस्पॉन्ड करो यार। आई वांट टू सी कि कौन कौन है। मैम तो बोल देते हैं। इन बच्चों को तो मैं जानती हूँ, हाँ मोनू को भी जानती हूँ। जो मुझसे बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उनको मैं पहचान लूंगी यार। आप लोग बाकी के लोग शांत हो जाओगे तो मैं पता नहीं चलेगा कि कौन है। हाँ परी, संजना, निखिल, रुक जाओ। आई वांट टू सी अदर पीपल आल्सो टू टॉक। रुक जाओ। ओके, डोंट माइंड, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि कैसे कैसे बच्चे हैं हमारे साथ, कौन कौन जुड़े हैं। ओके चलो, तो पहला हम कैसे याद रखेंगे? टीवी मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग। टीवी जब देख रहे हो, टाइडल वॉल्यूम इज नथिंग बट टीवी वॉच करते करते मैंने नॉर्मल सी सांस ले ली। अब टीवी को देखते देखते मैंने कुछ हॉरर सीन देख लिया है, जिसके वजह से मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले लिया करके ऐसे डर गए मान लो, तो क्या हो जाएगा? दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज IRV। फिर एक आपको अमाउंट भी याद रखना है। नॉर्मल अमाउंट होता है 500 ml, दैट इज हाफ अ लीटर। टीवी इज हाफ अ लीटर। देन जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हो तो कुछ 2500 to 3000 इतना लेंगे। यस, ERV मतलब अब कुछ कॉमेडी चल रहा है मान लो, एंड आपने आराम से लंबी सांस ले ली, सब कुछ खत्म हो गया, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब एक्स्ट्रा एयर आउटसाइड जाएगा, यस सरिता, यस शिवानी, दैट इज एक्स्ट्रा एयर आपने बाहर छोड़ दिया। ERV, कितना एक्स्ट्रा एयर छोड़ सकते हो आप? 1000 to 1100। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये वो वॉल्यूम है जो एक्स्ट्रा एक्सहेल करने के बाद आपके लंग्स में रह जाता है, दैट इज अराउंड 1100 to 1200, 1000 के 1100 के आसपास मैंने कहा था ना, यही रेसिडुअल वॉल्यूम है जो रह जाता है लंग्स में। एंड ये वॉल्यूम की वजह से नेक्स्ट आप इनहेल फिर से कर सकते हो। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या कहा था मैंने? हाँ यस प्रेरणा, ट्रू। इसका रामदेव बाबा कहा था क्या बच्चों? किसी को याद है क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम शायद मैंने रामदेव बाबा कहा था, जब आप वॉल्यूम ऑफ एयर थोड़ा सा रख देते हो लंग्स के अंदर, विच इज रिमेन्ड इन योर लंग्स। ओके, सो टीवी इज नॉर्मल ब्रीदिंग 500 के आसपास। देन IRV इज एक्स्ट्रा एयर टेकन इनसाइड। कितना है ये? 2500 मैम, 2500 2500 से से लेके 3000 300 ml। यस, ERV इज एक्स्ट्रा एयर आउटसाइड। ये कितनी है? 1000 to 1100 ml। ओके, देन RV इज रिमेन्ड, जो बचा कुचा। हाँ, जो बचा कुचा है 1100 to 1200। यस, मतलब ये क्लियर है आपको? नहीं फैजा, 1500 नहीं बच्चा? यस मैम। यस मैम, क्लियर। ओके चलो आगे चलते ना। ERV को पढ़ेंगे अब, सॉरी ERV नहीं, एक एक्स्ट्रा है MRV एंड DSV। MRV मतलब 1 मिनट में, पर मिनट में आप कितना ml ऑफ एयर ले सकते हो। तो 1 मिनट में हमको पहला देखना पड़ेगा कि ब्रीदिंग कितनी बार होती है। अभी किसी बच्चे ने कहा ना कि 12 से 16 बार ब्रीदिंग होती है, तो 12 से 16 बार नॉर्मल ब्रीदिंग जो करते हो, तो नॉर्मल ब्रीदिंग इज योर 500 एंड 500 इंटू, चलो अगर मैं 14 टाइम्स ब्रीथ करती हूँ तो 14 इंटू 500 करोगे तो कुछ 6000 के, अब ये कोई करके दे मुझे मैथ्स,
14 into 500 कोई करके बताओ, and it will be somewhere around 6,000 to 8,000 ml per 7,000. minute. मैम 7 7,000. ओके, तो इतना ml आएगा. सो वॉट एवर योर ब्रीदिंग रेट इज, ये डिफर करेगा इन बिटवीन 6,000 to 8,000 जितनी बार आप सांस लेते हैं उसके ऊपर. तो पर मिनट इज व्हाट, MRV. डेड स्पेस वॉल्यूम मतलब क्या, डेड स्पेस मतलब ये कोई भी एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेगा. मतलब आपके जो भी नोज से लेके लंग्स तक पाथवे है करीब करीब 150 ml ऐसा होता है एयर जो खाली पीली घूम रहा है. बस जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में तो आएंगे बट बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हमने मौन व्रत धारण किया है, वैसा ही ये होगा कि हम है तो सही, हिस्सा तो है एयर का, बट अल्विलाई तक जाके एक्सचेंज नहीं कराएंगे. बहुत डी चाहिए है ना. तो दैट इज व्हाट DSP, डेड स्पेस वॉल्यूम. बोलो मैम जैसे एमआरवी है तो ये पर मिनट हम एयर इनहेल करते हैं, ये इसका है मैम. लेकिन ईआरवी और आईआरवी जो है वो मतलब वो कितने मिनट या मतलब वो किसका है? नहीं, दैट इज नॉट आवर मिनट. सी IRV एंड ERV कंडीशनड है. आप जब डरते हो तभी एग्जाम एक्स्ट्रा एयर अंदर लेते हो, जब फुल सांस छोड़ते हो, योगा वगैरह करते हो, हश करके सांस छोड़ते हो तभी एक्स्ट्रा एयर छोड़ते हो. नॉर्मल ब्रीदिंग आपको गिनना है. तो MRV इज नॉर्मल ब्रीदिंग ना, टीवी लिखा है मैंने यहाँ पे, टाइडल वॉल्यूम के वक्त लिखा है. ERV एंड IRV जो है इट इज कंडीशन. डर गए हो तो ही एक्स्ट्रा लोगे ना, खामों का एक्स्ट्रा एयर खा लेते हो, नॉर्मली रहता है तब, नॉर्मल टाइम पे टीवी. मैम फिर इसका मतलब ये एमआरवी ये सब जब इनहेल करते हैं तो इसके बीच में आईआरवी ईआरवी का कंडीशन आता है कभी कभार? नहीं, टीवी जब होगा ना, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहते हैं उसी के बीच में, मैंने क्या बोला आपको कि टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल ब्रीदिंग है. टीवी देखते देखते मान लो मैं कुछ आराम से कुछ देख रही हूँ एंड नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही हूँ, नॉर्मल सांस ले रही हूँ, इन आउट. अब क्या हो गया, सडनली हॉरर का सीन आ गया तो मैं डर जाऊंगी, आई टेक एयर इनसाइड मोर, हाँ करके डर जाएंगे हम. तो दैट इज अ कंडीशन. उसके बाद कॉमेडी सीन आ गया तो वापस से सांस छोड़ दो. मैं बता रही हूँ, दैट इज जस्ट टू रिमेम्बर. यू कैन रिमेम्बर इन एनी वे यू वांट. वो तो सिर्फ मैंने ट्रिक याद रखने के लिए बताई है. तो ये IRV एंड ERV सब तभी होता है जब एक्स्ट्रा एयर इन. ओके, कुछ भी याद नहीं रहता है तो एक्चुअली एटलीस्ट ऋतिक ये याद रख लो कि जब आप प्राणायाम करते हो यू टेक एक्स्ट्रा एयर इनसाइड, एक्स्ट्रा एयर आउटसाइड, वो आपका IRV एंड ERV होगा. MRV मतलब 1 मिनट में आप कितना नॉर्मल सा ब्रीदिंग. मतलब मैं टीवी कुछ अगर 5-7 मिनट के लिए देख रही हूँ तो 1 मिनट में मैंने कितनी बार अंदर बाहर लिया सांस, 12 बार लिया. एंड कितना एयर लिया, 500 ml लिया. तो 500 into 12 कुछ आएगा 6,000 के आसपास. ऐसे नहीं समझे? यस मैम. मैम समझ गए. हम समझ गए. चलो कैपेसिटीज को कर ले. अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब, अब वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी में क्या फर्क है. वॉल्यूम मतलब कितने अमाउंट ऑफ एयर को हम अंदर या बाहर कर सकते हैं. अब जो कैपेसिटी है वो लंग की करती है कैपेसिटी. जैसे मैंने ना बहुत बार, अब बॉटल नहीं है मेरे पास, मेरे क्लास में ये बताया था कि व्हेन आई टेक अ 1 लीटर ऑफ बॉटल तो उस बॉटल में मार्किंग इतनी होती है. अगर ये इतनी बॉटल है ओके, तो यहां तक अगर 1 लीटर का मार्किंग है, 2-4 बूंद में इतना तो डाल ही सकती हूँ ना पानी का. तो दैट इज द टोटल कैपेसिटी. फिर बॉटल की हो जाएगी 1 लीटर प्लस 2-3 बूंद पानी के. तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना होल्ड कर सकता है लंग्स हमारे एयर को, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे. तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब अंदर लेने की क्या कैपेसिटी है लंग्स की, कितना अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा से ज्यादा वो अंदर ले सकता है. तो ज्यादा से ज्यादा कितना लेगा. टाइडल वॉल्यूम मतलब जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम करते वक्त अंदर लेते हैं सांस उतना लेगा, प्लस डरने के बाद जो एक्स्ट्रा ले लेते हैं उतना लेगा. इसलिए उन दोनों को हम ऐड करेंगे. मैम 3500. हाँ? 3500 आएगा मैम. यस वॉल्यूम्स को भी आप ऐड कर सकते हो. यस, सिमिलर केस है EC के साथ कि कितना एयर ऑफ वॉल्यूम हम बाहर छोड़ सकते हैं. नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त जो एक्सहेल किया वो प्लस यस 1600 आएगा मैम. अच्छा, आप लोग सब लोग वॉल्यूम्स को ऐड करके बता रहे हो क्या मुझे? ओके, करेक्ट. ओके, देन इसका क्या आएगा फंक्शनल कैपेसिटी में, बोलो. मैम इससे पीछे वाला टॉपिक रिपीट कर दो एक बारी. ERV नो मैम, इससे पहले वाला. ये वाला MRV और
निखिल एक बार अभी शॉट लेना, ठीक है। मुस्कान ये पूछ रहे हो एमआरवी एंड डीएसवी पूछ रहे हो? मैम परी को प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए रिपीट कर दो। अच्छा मैंने मैसेज पढ़ा नहीं क्या? ओके लक्ष्मी, एंड व्हाट डू यू वांट टू रिपीट? ओके एमआरवी मतलब 1 मिनट में, अब टाइम लगा के देख लो 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, हाउ मच टाइम यू आर ब्रीदिंग, कितना लेते हो जनरली, 12 से 16 के आसपास आपकी सांसें होती है 1 मिनट में, एंड कितना नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, अमाउंट ऑफ एयर कितना होता है 500। तो अगर 14 टाइम्स में सांस ले रही हूं इन अ मिनट, सांस मतलब क्या, इनहेल एंड एक्सेल, दैट इज 1 साइकिल, फिर से इनहेल एक्सेल, ऐसे में 14 बार लेती हूं इन 1 मिनट। तो 14 इंटू वॉट, इंटू 500 ml, दैट इज योर एमआरवी। ओके एंड ये चाहिए ना आपको डीएसवी। डीएसवी मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ एयर कि आप इनहेल जब करते हो, मान लो 500 ml ऑफ एयर आपने इनहेल किया है, करेक्ट, तो उसमें से कुछ 150 ml जो है वो वेस्ट है, ये ना एक्चुअल एल्विलाई में नहीं आ रहा है, एंड एल्विलाई में एक्सचेंज जो होती है गैसेस के बीच में, CO2 एंड O2 का जो एक्सचेंज होता है ना, वो कराएगा नहीं, वो खामखा ऐसे ही बैठा है, that will not do anything, that is dead space volume। लक्ष्मी समझ में आया कुछ? लक्ष्मी प्लीज, लक्ष्मी एंड परी। यस मैम। ओके डेड स्पेस वॉल्यूम एमआरवी क्लियर, आगे चले। यस मैम। ठीक है ठीक है, तो हाँ आईसीईसी हो गया। एफआरसी अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, नाम से आपको याद रखना है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या, हाँ मतलब क्या है कि नॉर्मल जब ब्रीदिंग के वक्त हम एक्सपायर करते हैं एयर को, एंड जो थोड़ा बहुत अमाउंट एयर लंग्स में बचा हुआ है, ERV प्लस RV, ये कहलाएगा फंक्शनल, क्योंकि ये लंग्स को कोलैप्स होने नहीं देगा, लंग्स विल नॉट कोलैप्स। इमेजिन करो लंग्स हमारा एक बलून जैसा है, गुब्बारे जैसा है, अगर गुब्बारे में से पूरा हवा निकाल लोगे पूरा पिचक जाता है, करेक्ट, फ्लैट हो जाता है। लंग्स को हम फ्लैट होने नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत अमाउंट जो है RV रेसिडुअल अमाउंट जो है हमेशा रंग में रह जाता है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या, कि कितना हम बाहर छोड़ सकते हैं, छोड़ने के बावजूद भी कुछ अमाउंट जो रहता है वो कहलाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसके वजह से लंग्स हम हमेशा कोलैप्स होने से बचा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा एयर ब्रीथ आउट, दैट इज FRERV, एंड रेसिडुअल अमाउंट दैट इज RV, ये कहलाएगा FRC। नाउ वाइटल कैपेसिटी, अब वाइटल कैपेसिटी एंड TLC पे बहुत क्वेश्चंस बनते हुए देखा है। वाइटल कैपेसिटी कंफ्यूज भी होता है, इसको आप सिंपली योगा से याद रखना, प्राणायाम से याद रखना, कि अब मैं सपोज पूरा एयर इनहेल करो, पूरा एयर इनहेल करो, एंड पूरा एयर हाँ करके एक्सहेल भी कर दो, तो अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर द एक्सपिरेशन और ब्रीथ आउट आफ्टर द इंस्पिरेशन, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान दो कि एक पर्सन पूरा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर करने के बाद कितना अंदर ले सकता है, एंड एक पर्सन ब्रीथ आउट करने के बाद कितना अंदर एयर को छोड़ सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट एज अ वाइटल कैपेसिटी। अच्छा जोड़ लिए क्या? मैम 4600 फोर्स एक्सपिरेशन एंड फोर्स इंस्पिरेशन, ओके यू कैन से दैट IRV 4600 आया। प्लस ERV TV। हाँ आप सब कुछ जोड़े जा रहे हो क्या मोनू? यस मैम मैम। बट लक्ष्मी एंड सरिता आपको फोर्स एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन के साथ ही आपको टीवी वाला नॉर्मल ब्रीदिंग जो 500 ml है ना, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो IRV ERV प्लस TV, दैट इज योर टोटल, कि आप कितना इनहेल एंड कितना एक्सहेल कर सकते हो। मतलब नॉर्मल जो एयर है, नॉर्मल इतना भी कर लिया और इतना भी कर लिया, तो एयर कितना आप टोटल इनहेल कर सकते हो प्लस नॉर्मल, दोनों भी जोड़ना है। एंड नाउ जो कुछ भी पता है TLC में जोड़ दो। क्या क्या पता है? IRV पता है, ERV पता है, TV पता है, एंड RV पता है। चलो मैं अब लिख रही हूँ यहाँ पे कैपेसिटीज को,
सो वन ऑफ यू कैन हेल्प मी। पहला कैपेसिटी है आईसी। कौन हेल्प करेगा आईसी को बताने में? निखिल गया क्या? मतलब मैम क्या? टीवी प्लस मैम आर मतलब हाँ, यस, कोई बोल रहा है? यस, एनी गर्ल इज स्पीकिंग। ये बताना ठीक है। आईसी मतलब IRV प्लस टीवी टीवी प्लस आरबी IRB। यस। देन ईसी मतलब टीवी प्लस ERV यस। फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब यस, वेरी गुड वेरी गुड, आपको तो सभी याद हो गया यार। देन टी नहीं, टी टोटल लंग कैपेसिटी पहले क्या है? पहले वाइटल है ना, चलो यस मैम। पहले वीसी है। ERV प्लस VC प्लस टीवी प्लस ERV यस, एब्सोल्युटली। चलो अच्छी बात है। आप सभी के सभी बता रही हूँ मैं। कल का टेस्ट आपका सबका नंबर 1 होने वाला है। सुपर्ब। चलो देन लास्ट इज TLC। मैम आरवी प्लस ईआरवी प्लस ERV प्लस IRV मतलब सब कुछ जोड़ दूं मैं? ये वीसी में सब कुछ Yes, जोड़ ma'am. दूं प्लस इसमें Yes, ma'am. सिर्फ टीवी को जोड़ दूंगी मैं। तो वीसी को बताऊं? मैम टीवी इसी को हाँ, इसको आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट एज वीसी प्लस टीवी भी। मैम इसकी वैल्यू बताऊं? पूरा जोड़ दोगे? यस मैम। रखा हुआ है। मैम 11,600। अरे बाप रे, बट इतना कभी लंग करता नहीं है बच्चा। मैम आया जोड़ के। हाँ नहीं, बट ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा बनी, डोंट वरी। इतना कौन पूछता है यार, इतना नहीं आएगा। ओके ओके मैम। ठीक है, चलते हैं आगे। कैपेसिटीज एंड क्लियर। देखो यहाँ पे वैसे लिख के रखा था मैंने, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को दोनों को ऐसे आजू बाजू में लिख के रखा है, सो एज टू गेट अ क्लियर पिक्चर। तो ये सभी को क्लियर है? आगे चल दे। यस मैम। ओके, ये ग्राफ भी सभी को पता है? यस मैम पता है। यस मैम मैम मुझे नहीं पता। नो हाँ, मैम ठीक है। अपार्ट फ्रॉम माय बैचेस, रुक जाओ। चलो ये क्या है? टीवी। टाइडल वॉल्यूम इज टीवी देखते हुए आपकी सांस है नॉर्मल सी। IRV मतलब डर गए तो सांस गई ऊपर। अब एक्सपायर हो गया मतलब क्या? थोड़ी सी एक्स्ट्रा सांस बाहर छोड़ दी आपने, लंबी सांस बाहर छोड़ दी। देन इसी के साथ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या था? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या था? टाइडल वॉल्यूम प्लस EC। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यहाँ पे दे नहीं रखा है, वैसे लिखा नहीं है। यस, यहाँ पे ना ERC होना चाहिए, ये लिखा नहीं है, दैट इज वन मिस्ड। फिर वाइटल एंड टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या जोड़ते हैं हम? नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग को जोड़ेंगे हम। देन ये एक्स्ट्रा वाले को भी जोड़ेंगे, IRV को भी जोड़ेंगे एंड ERV को भी जोड़ेंगे। एंड टोटल में सभी कुछ आ रहा है, ERV, IRV, TV, RV। फंक्शनल मतलब क्या था? फंक्शनल मतलब जो ERV है, ERV प्लस RV RV, ये दोनों है फंक्शनल कैपेसिटी। एंड टोटल मतलब सभी कुछ जोड़ लिया है यहाँ पे। क्या हुआ, क्यों हंस रहे सब लोग? अच्छा लक्ष्मी, कौन था जिसको ये पता नहीं था ग्राफ? सिर्फ ऐसा ही ग्राफ आइडिया देने के लिए रखा है यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके मैम मुझे तो पता था। मुझे भी पता था। somebody said ना पता नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने बता दिया यार। मुस्कान। ऐसा हो ही नहीं सकता मुस्कान को पता नहीं है। कहाँ है मुस्कान? मुस्कान इज फ्रॉम माय बैच इटसेल्फ। मैम मैंने क्लास मिस कर दी थी, ये वाली क्लास में छूट गई थी ना। ये मेरी गलती है क्या? नहीं, लंग्स का आप थे ना। अच्छा, सोना को भी नहीं पता था, कोई बात नहीं। सोना अभी क्लियर है? सोना जी क्लियर? ग्राफ आपको समझ में गया? वैसे इस ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ग्राफ सिर्फ समझाने के लिए ही है कि कैसे आपकी सांसें ऊपर नीचे होती रहती है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑन द ग्राफ ऑफ दिस कैपेसिटीज, डू नॉट वरी।
बट मैम इस ग्राफ को बना के हम पेपर में मार्क्स तो गेन कर सकते हैं नो ना? नो 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 नो, ये ग्राफ आपके सिलेबस में है नहीं, इसको ना करो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वेव्स ऊपर नीचे कैसे जा रही है, सांसें ऊपर नीचे जाने के लिए दिखाया है। ऐसा टेक्निकली कोई ग्राफ आपको निकालना नहीं है, नहीं दिया है। नहीं दिया। ओके प्रिया, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग। अगर इस ग्राफ के ऊपर अगर आपको इजीली वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज याद रहती है तो प्रैक्टिस के लिए याद रख लो। कहीं पे पेपर में साइड में नीचे से चाहिए तो लिख वो ग्राफ निकालो एंड देन आंसर को अटेम्प्ट करो, बट बाद में वो ग्राफ को मिटा देना। दिस ग्राफ इज नॉट अलाउड टू ड्रॉ। ओके ओके मैम। ठीक है, दिस इज द क्विक रिकैप है कैपेसिटीज का एंड वॉल्यूम्स का। लेट्स नॉट डू दैट। क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से एंड देन आई विल टीच यू अबाउट द डिसऑर्डर्स एंड रेगुलेशन। ऐसा कौन सा चीज है जो कंप्लीटली कार्टिलेज से बना है, फटाफट करेंगे आप। ऐसा क्या है जो कंप्लीटली कार्टिलेज से बना है? ट्रैकिया, ट्रैकिया, यस ट्रैकिया। नीचे वाला, क्या बताया? यस एवरीबॉडी इज करेक्ट। सोना 3 नहीं बच्चा, ट्रैकिया वाला आंसर होगा इसका सही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम 1। मैम फर्स्ट। चैट बॉक्स में डालो फटाफट। मैम ए। एंड मेरे मैम, पीछे A। बच्चे रुक जाओ, पीपल फ्रॉम 19 एंड 11 रुक जाओ। आई नो कि यू नो दैट, इसलिए रुक जाओ। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ऑसम पीपल। कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन के वक्त क्या हो जाएगा, थोरैसिक चैम्बर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा वेरी गुड। चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, 2-4 क्वेश्चन ये बस फटाफट। अरे मोनू समझ गई मैं मोनू समझ गई मैं, पढ़ लिया मैसेज मैंने। ये करो। मैम ए। मैम ए। हाँ एंड यस शिवम, इफ यू वांट यू कैन से। हम वाइटल कैपेसिटी में क्या है? इंस्पिरेटरी। IRV प्लस गलत गलत गलत, वाइटल कैपेसिटी में इज ERV प्लस टीवी। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, वो बच्चा नहीं, सब लोग गलत, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। ऑप्शन है, मैंने सही बताया है। क्या बताया बताओ? मैम 4th ऑप्शन। यस, नन ऑफ दिस इज करेक्ट। फैजा का तो पता है नन ऑफ दिस, क्योंकि देखो बच्चा IRV प्लस टीवी कहाँ होता है? IRV प्लस टीवी हो जाएगा IC। टोटल लंग कैपेसिटी में से ERV को हटा दो, टोटल लंग कैपेसिटी में से ER को भी हटा दोगे तो वहां पे RV आएगा। RV वाइटल कैपेसिटी में नहीं आता है, तो इसलिए ये भी गलत। नाउ IRV प्लस ERV इज अगेन गलत, तो इसलिए इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस सही है। इसका कोई किसी को डाउट है तो बता दो, मैं फिर से बता दूंगी। नो मैम। हाँ, नो मैम। बाकी लोगों को भी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नीचे का करो। हिकअप्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बैच 11 एंड बैच 19। आई नो कि यू नो दैट। मैम 4th ऑप्शन। यस मैम संजना सामिया करेक्ट, प्रेरणा करेक्ट। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैम एक फटाफट से, एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला? मैम हिकअप्स का। हिकअप्स मतलब हिचकियां बच्चा। हिचकियां जब लगती है तो क्यों लगती है? हिचकियां तब लगती है जब आप फटाफट से खाना भी खा रहे हो, बात भी कर रहे हो, इनहेल भी करते हो, तो 2-4 चीजें जब एक साथ होती है तो इनकम्प्लीट हो जाता है ब्रीदिंग जो है। आप मतलब ठीक से सांस भी नहीं ले रहे हो, ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो, तो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम को इनकम्प्लीट ब्रीदिंग होने के वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा, जिसके वजह से यू विल बिट फीलिंग की समथिंग इज गोइंग आउट। हाँ करके जो आवाज आती है, जो वो कुछ नॉर्मल पे लाने का कोशिश करता है आपका डायफ्राम। एंड डायफ्राम इरिटेट होना इज नथिंग बट द हिकअप्स का आना, दैट इज यू आर गेटिंग द हिचकिया।
तो ये क्यों हो गया है, उसमें कुछ तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत जब एक साथ खाना भी खा रहे हो या पानी पी रहे हो या बातें भी कर रहे हो या बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा निवाला लेके खा रहे हो, तो व्हेन मोर 2 to 3 थिंग्स एक साथ होती है ना, 2 से 3 चीजें, तब क्या हो जाएगा, ड्यू टू इनकम्प्लीट प्रोसेस, ठीक से खाना भी नहीं हो रहा है कंप्लीटली खाना, एंड साथ में आप जल्दी जल्दी सांस भी ले रहे हो, पानी भी पी रहे हो, बात भी कर रहे हो, तो व्हेन सर्टेन थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, डायफ्राम विल गेट इरिटेटेड, जिसके वजह से हिचकियां शुरू हो जाती है। तो हिचकियां शुरू होने के बाद ऐसे दादियां नानियां बोलती है कि पानी पी लो, कुछ नहीं होता है, पानी पीने से ठीक नहीं होगा, चुपचाप एक जगह में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। ओके मैम। शिवानी, हिकअप्स मतलब हिचकियां? हाँ शिवानी, ओके, डू दिस। 32 30 निखिल, अभी 36 लोग हैं, अभी भी एक काम कर लेना, देयर आर मैक्सिमम पीपल राइट नाउ। मैम 34 33 36 ना, 34। हाँ, ये भी जो फंडा ना बच्चा की हिचकियां लगती तो कोई याद कर रहा है, ये भी मेरी दादी भी मुझे बोलती थी कि किसी ने याद किया होगा, मतलब कुछ याद नहीं है, मेरा डायफ्राम बेचारा बौखला गया है, उसको मैंने थोड़ा सा तकलीफ दे दिया इसलिए हिचकियां मार रहा है, वो और कुछ नहीं, किसी की याद नहीं आती है ना कुछ होता है, नथिंग लाइक दैट। ओके, क्या बोल रहे हो आप सभी लोग? सी बोल रहे हो सभी लोग? सी, a maximum volume of air person can breathe in after the forced expiration is called as vital capacity। सी कहाँ से हो गया यार? डेफिनेशन मैंने क्या कहा था, पूरी सांस छोड़ने के बाद कितना एयर इन कर सकते हो या पूरा एयर इन करने के बाद कितना एयर आउट कर सकते हो, सीधा सीधा डेफिनेशन है वाइटल कैपेसिटी का। क्यों गलत जा रहे हो बच्चा लोग? मैम इसमें पहले भी कंफ्यूजन हुई थी। प्रियांशु, एपिग्लोटिस दिया है बट आप एपिग्लोटिस को भी कंफ्यूज कर रहे हो एक साथ पानी, खाना, बात, एयर करके। तो व्हेन 3 to 4 थिंग्स आर हैपनिंग, बेचारा बायोलॉजी है, वो हिस्सा है, इट विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज्ड, तो हो सकता है। हाँ, क्या कंफ्यूजन हुआ था? कंफ्यूज, हाँ, जब अटेम्प्ट किया था क्लास में तभी भी हुआ था, तो ये सीधा सीधा वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन है। चलो नीचे का करो। मैम सेकंड। मैम बी सेकंड बी इन द मैसेज छाया बी बोल रहे हो क्या सेकंड का? बी एवरीबडी बी, ओके, देव बी, शिवानी, वैष्णवी, तालत, ओके, क्या है देखते, बी को क्या रखा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ट्रू। एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, गलत, यहाँ पे इंटरनल नहीं, इंटरनल नहीं होना चाहिए, ये रुको, एक्सटर्नल ही सही है बट यहाँ पे इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक्सपिरेशन नहीं। हाँ, देन थर्ड क्या कह रहे हैं, इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक इज लेस, ये भी गलत है, एटमॉस्फेयर में लेस नहीं होता। लास्टली एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, गलत, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्स हो जाएगा। ओके, लास्ट स्लाइड, दैट विल मूव टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जोड़ दो इसको, नहीं जोड़ना नहीं है, मुझे नहीं पता क्या करना है। ए, ओके, वैशाली ने कहा ये आंसर, यस मैम वैष्णवी मैम डी। वैष्णवी, आंसर मैसेज बॉक्स में डाल दो एक बार, चैट बॉक्स में, बी करेक्ट। तो क्या हुआ है, यहाँ पे एक नॉर्मल एथलीट है, उसका ईआरवी एंड टीवी देके रखा है, टीवी एंड ईआरवी देके रखा है, पूछा क्या है, ईसी को, इन दोनों को जोड़ दो, सिंपल। यस आयुष, वेरी करेक्ट। एंड लास्ट मैच द फॉलोइंग, ये किसको किसको याद है, ये सब मोनू ये सही करेगा बहुत, मोनू विल डू वेरी करेक्ट, है ना? मैम बी हाँ, ये सभी को पता है, अभी तो हमने कराया ना इसको। सामिया, सोना, शिवानी, यस। एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कैपेसिटीज एंड जो हमारे वॉल्यूम्स है ना, इनके ऊपर ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज्यादा है। चलो, नाउ लेट्स डू लिटिल बिट ऑफ
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो गैसेस के ट्रांसपोर्ट कराने के लिए क्या क्या चीजों को हमको याद रखना है, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम याद रख के ट्रांसपोर्ट कराएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है गैसेस को, क्या? क्वेश्चंस खत्म। नहीं नहीं, अभी सिर्फ वो कैपेसिटीज के ऊपर क्वेश्चन थे बच्चा, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन था, वो आगे है ना। ओके मैम। दैट इज ओनली अबाउट द कैपेसिटीज क्वेश्चंस। चलो, तो क्राइटेरिया गैस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या रखेंगे हम? प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर होगा, वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज पार्शियल प्रेशर को हमको रखना है मेंटेन्ड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्राइटेरिया जो अफेक्ट करेगा वो होगी सोल्यूबिलिटी, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में। देन तीसरा हम देखेंगे मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? मैम पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मेम्ब्रेन थिकनेस को क्या बोला आपने? मैम पार्शियल प्रेशर। गैस की इंडिविजुअल जो उसका प्रेशर होता है एक पर्टिकुलर एरिया पे, उसी को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। हाँ, पार्शियल प्रेशर मतलब जब मिक्सचर ऑफ गैसेस में, हमारा एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, O2, CO2, तो सारे के सारे नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, सो इन सारों का कुछ ना कुछ एक दबाव होता है। जैसे मैंने इसका क्या एग्जांपल दिया था, एनीबॉडी रिमेम्बर्स? पार्शियल प्रेशर समझाने के लिए ना मैंने बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल दिया था, किसको याद है? किसी को याद नहीं है? फ्रॉम माई बैच एनीबॉडी? पार्शियल प्रेशर को समझाने का मैंने आपको भेलपुरी जो है, चाट स्नैक्स, उसके बारे में एग्जांपल दिया था कि जैसे भेलपुरी में खट्टा मीठा तीखा नमकीन सारों का स्वाद आता है उभर के, वैसे ही मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर एक का गैस का दबाव होता है। वो हर एक गैस का अपना अपना जो दबाव है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी है। ओके, गॉट इट शाहनवाज? यस मैम। ओके, मेम्ब्रेन की, अच्छा मेम्ब्रेन को सब लोग भूल गए। मेम्ब्रेन कितनी होती? अच्छा चलो, मेम्ब्रेन के मैम नाम तो तीन बता दो। तीन होती है हाँ, मैम। कौन से सिंपल मेम्ब्रेन स्क्वामस, थे? बेसमेंट मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल और और बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैम एंडोथेलियम। एपिथेलियल एपिडर्मल। सेल का मेम्ब्रेन? मैम एपिडर्मल। एपिडर्मल नहीं, एपिथेलियल, एपिथेलियल। हाँ एपिथेलियल। स्क्वामस। हाँ हाँ, स्क्वामस एपिथेलियल, सी स्क्वामस एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो किसका है? किसका है ये स्क्वामस एपिथेलियल? एल्विलाई का है। एल्विलाई का है, यस मैम। हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्विलाई एंड कैपिलरीज के बीच में है, एंड नीचे क्या है? कैपिलरीज का एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। गॉट इट? ये तीन मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के इनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? दिस शुड बी लेस देन 1 mm। 1 mm के नीचे होगा तो जितना थिकनेस कम, जितना थिकनेस लेस, उतना ही यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द गैस ट्रांसपोर्ट, उतना ही ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन हो जाएगा। तो जितना लेस थिकनेस उतना डिफ्यूजन ज्यादा तेजी से होगा। सो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन, यू कैन सी। आप ऐसे याद रखो, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन को याद रखो एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन ऑफ गैस, इसको याद रख लो, ठीक है। एंड लास्ट एक क्राइटेरिया है, किसको याद है? लास्ट क्राइटेरिया, Exchange of gas, कंसंट्रेशन। alveoli and blood. नो, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वाज द लास्ट क्राइटेरिया। मतलब एल्विलाई है, अगर एल्विलाई का यहाँ पे कुछ कुछ अगर अटक जाता है तो जिसके वजह से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होने के चांसेस घट जाते हैं, डिफ्यूजन होना घट जाएगा, तो दैट इज व्हाट? सरफेस एरिया। क्योंकि पूरा गैस यहाँ से सब तरफ से जाता रहता है, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे कुछ कुछ बैरिकेड लगा दिया, जैसे कुछ डिजीज में होता है, तो गैस यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, ओनली दिस दिस दिस।
मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है एल्विलाई की वॉल डैमेज होने की वजह से। तो ये क्या थे, क्राइटेरिया थी, ये सारी क्राइटेरिया थी टू डू द गैसियस ट्रांसपोर्ट। सेकेंड चीज आप क्या याद रखोगे, सी ये तो बहुत इजी है, आपने सॉलिबिलिटी भी कर लिया कि CO2 की सॉलिबिलिटी 20 से 25% ज्यादा होती है कंपेयर टू O2, एंड आपने मेम्ब्रेन थिकनेस को कर लिया, सरफेस एरिया को कर लिया। These three criteria are clear. Let's see कि PP क्या है, पार्शियल प्रेशर का कितना वॉल्यूम होता है। ये तीनों क्लियर ही है सबको? Is it fast Yes, for ma'am. you? Yes, ma'am. Anybody is feeling fast या नहीं पता तो बता दो अभी। यस मैम, क्लियर हो गया, पहले नहीं पता था मैम। अब पता चल गया। आप क्लियर है? यस मैम, अब क्लियर है। ठीक है, चलो चलो। तो सिर्फ अब पार्शियल प्रेशर को बता रही हूं मैं कि आपको वो टेबल जो है पार्शियल प्रेशर का वो याद रखना है। टेबल में आप क्या क्या याद रखोगे कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 159। एंड CO2 का। यस, जब एल्विलाई में आएगा, एल्विलाई में आते आते व्हाट हैपेंस, एल्विलाई में आते आते ऑक्सीजन, आपको ये फिर से मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आ सकता है या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करके आता है ना, वैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो एल्विलाई में ऑक्सीजन होता है 104, CO2 होता है 40 के आसपास। एल्विलाई के बाद टिश्यूज को याद रखो। हाँ बोलो। इजी है ये तो मैम। ठीक है ना, बट जिसको पता नहीं उनको बता रही हूँ। टिश्यूज में Okay, कितना होगा, टिश्यूज में अब O2 कम हो जाएगा, O2 होगा 40, क्योंकि टिश्यूज मेटाबॉलिज्म करके CO2 को बनाती है, तो CO2 का यहाँ पे बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर। तो आप ये टिश्यूज एंड डीऑक्सी ब्लड सेम ही है, देखो मैंने सेम कलर से हाईलाइट किया है, बिकॉज हाँ यही वाला ब्लड टिश्यूज से ही हम लेके जाते फॉर द लंग्स इन द प्यूरिफिकेशन, लंग्स की तरफ लेके जा रही है, इसलिए दोनों का वहां पे CO2 एंड O2 का वॉल्यूम ऑफ प्रेशर होना सेम इज वेरी ऑब्वियस। एंड लास्ट में आपको ऑक्सी वाला ब्लड में याद रखना है, ऑक्सी ब्लड में होता है 95 के 40 आसपास, 95 इज योर ऑक्सीजन। अब ये कौन बताएगा, ऑक्सी ब्लड में ऑक्सीजन 95 है तो CO2 45 है। एल्विलाई में 104 था, तो ऑक्सीजन जब ये एल्विलाई से आगे चल दिया टिश्यूज की तरफ, वो 95 क्यों हो गया, इसका रीजन मैंने बताया है। नो वन मैम ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है ना, कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की यूटिलाइज कर। नो 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 नो, सी मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन क्या है कि एल्विलाई में हमने 104 रखा है ऑक्सीजन को, ठीक है, फिर एल्विलाई ने जब ऑक्सीजन को दे दिया ब्लड की कैपिलरीज हार्ट में, यूटिलाइज कर। वो डायग्राम देखते याद आया ना उसका। यस मैम। तो व्हाट हैपेंस व्हेन हम लोग लंग्स एंड टिश्यूज में डायरेक्टली कांटेक्ट कराते हैं क्या, नहीं, लंग्स एंड टिश्यूज में पहला हार्ट के पास आएगा प्यूरिफाई होके, तो जब हार्ट के पास आएगा, हार्ट भी खुद भी कुछ भी अमाउंट यूज कर लेता है ना, तो दैट्स व्हाई व्हेन इट कम्स टू टिश्यूज 95 mm इतना ऑक्सीजन हो जाता है। आप समझे 104 से 95 क्यों आया? यस मैम। बाकी लोग? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस पढ़ो, खूबसूरत सा सेंटेंस। ये क्या कहता है कि जब पार्शियल प्रेशर एल्विलाई में 104 होता है ऑक्सीजन का एंड ब्लड कैपिलरीज में होता है 40, तो 104 से 40 ऑक्सीजन कहां से कहा जाएगा, यहां से यहां, एल्वियोलाई से इनटू द कैपिलरीज जाएगा, ऑब्वियसली, सही बात। बट उल्टा क्या होगा कि कैपिलरीज में क्या होता है, अब डीऑक्सी ब्लड, मतलब यहाँ पे CO2 अब बढ़ रखा है विच इज अराउंड 45 एंड वापस एल्विलाई में होता है 40, तो CO2 यहां से यहां जाएगा। यस, तो दैट इज हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ डन। सॉल्युबिलिटी पता है, थिकनेस पता है आप लोगों को। ओके, लेट्स डू नाउ कि किस फॉर्म में हम, मतलब कौन सा मेथड है इन गैसेस को ट्रांसफर कराने का, इसको फटाफट से लिख ही देते हम, है ना, पूरा पढ़ने से अच्छा है लेट्स राइट इट, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को भी पता है ना। चलो मैम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन होगा फर्स्ट। क्या बोल रहे हो मोनू? मैम, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट ब्लड में भी कौन से हिस्से से वो जाएगा? हेमोग्लोबिन।
हाँ यस, CO2 एंड CO2 का अलग अलग से लिख रही हूं मैं। तो O2 का ट्रांसपोर्ट का पहला तरीका है हेमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। कितना परसेंटेज? 3 4 7%। हाँ 97 एंड प्लाज्मा में इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट। मैम 3%। 3% मैम। तो व्हाई गॉट कंफ्यूज्ड? एंड हर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना लेके जाएगा ऑक्सीजन को? 5 यस। ओके, लेट्स सी टू द कार्बन डाइऑक्साइड नाउ। कार्बन डाइऑक्साइड के अब 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो प्लाज्मा में इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, या जिसको हम और एक कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ, व्हाट इज दिस? H2CO3 क्या है? हाइड्रोकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बच्चा जी, दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो कितना परसेंटेज? 7। बच्चा ये परसेंटेज भी याद रखना है ना सबको, 7%। फिर दूसरा हिस्सा, जब हम हेमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते, दैट इज कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, ये कितना परसेंटेज जाएगा? 20 से 25% इतना जाएगा। एंड थर्ड वाला है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ HCO3। HCO3 इज व्हाट? कार्बोनेट, जो पूरा 70% जाएगा। सी बच्चा, ये जो परसेंटेज लिखा है ना, इसका मतलब क्या है टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है एक्चुअली। टिश्यूज में मान लो मैंने, हाँ मैम तो हेमोग्लोबिन से भी तो जाते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ मैं वही बता रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। हाँ तो किसने कहा कि हेमोग्लोबिन से सिर्फ ऑक्सीजन जाता है? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों को कैरी करेगा। हेमोग्लोबिन एल्विलाई से ऑक्सीजन को लेके आया टुवर्ड्स द टिश्यूज। टिश्यूज में क्या होगा? अब CO2 जो बना के रखा है वो अब O2 को टिश्यूज में छोड़ के CO2 को लेके जाएगा बैक टू एल्विलाई। वही हेमोग्लोबिन, वही मैम तो आरबीसी। कितने परसेंट लेके जाएगा? यहाँ पे दिया ना, HB कार्बामाइन 20 to 25%। नहीं समझे? समझ गया। यस हाँ। मैम, क्लियर मेरे को। ओके, तो CO2 जो आता है टिश्यूज में जो बनता है, मान लो 100 मॉलिक्यूल CO2 को बने हैं ना, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल सिर्फ हेमोग्लोबिन ही नहीं लेके जाएगा या सिर्फ प्लाज्मा लेके नहीं जाएगा। 7%, 100 में से 7 मॉलिक्यूल प्लाज्मा के फॉर्म में चले गए ब्लड में, देन कुछ 20 से 25 मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ गए, कुछ मैक्सिमम मॉलिक्यूल 70 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोनेट फॉर्म में गए। तो जो टोटल अमाउंट ऑक्सीजन का होगा वो हेमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा में 97 एंड 3% में डिवाइडेड है, एंड जो टोटल अमाउंट CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो 7, 20 to 25 एंड 70% में डिवाइडेड है। तो इन तीनों तरीके से कौन से भी तरीके से वो जाएगा, बट ज्यादातर CO2 इज गोइंग इन दिस फॉर्म एंड ज्यादा O2 इज गोइंग इन दिस फॉर्म। अब समझे? क्लियर आइडिया है ये सभी को, एवरीबॉडी? हाँ, अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कार्बोनेट के फॉर्म में देयर इज वन एंजाइम प्रेजेंट इन आरबीसी, कौन सा एंजाइम? मैम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वेरी गुड, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या काम कराता है? CO2 प्लस H2O को जोड़ के वो बनाएगा HCO3। कहाँ पे? इन द टिश्यूज। एल्विलाई में आते आते इसी HCO3 को वो तोड़ के फिर से CO2 प्लस H2O बना देगा इन द एल्विलाई, ताकि एल्विलाई इस CO2 को एक्सहेल कर सके, हमारे बॉडी से बाहर निकाल सके। निखिल बार बार लीव ना करो। मोनू ये फॉर्मेट से बना के रखा है क्या? इतने कितने है वो वैसे थम्स अप ऐसे बना के रखते हो क्या कि एक साथ पोस्ट कर दो? हाँ कॉपी कर रखा है मैम, कॉपी कर है रखा ना, है। लगा ही मुझे। कॉपी कर रखा है, जोड़ दो एंड भेज दो। यस मैम। ओके चलो ये सेम। अच्छा हम और एक चीज भूल गए कि 100 ml में CO2 कितना जाएगा? 100 ml में 4 ml CO2 ट्रांसफर होता है। Per 100 ml of blood there is 4 ml of CO2. Per 100 ml of blood there is 5 ml of O2.
ठीक है, ये क्लियर? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्लियर सभी को? यस मैम, यस यस मैम। चलो, क्या रिपीट करना है, किसी को रिपीट करना है? ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रुक जाओ बाकी सब लोग, डोंट चैट नाउ, रुक जाओ, पढ़ो, यहाँ पे ध्यान दो। ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो हम ऑक्सीजन को 97% हेमोग्लोबिन के साथ जोड़ के भेजते हैं ना, तो इनका एक क्राइटेरिया है। कैन एनीबडी टेल मी? सुनो, अब बाद में नहीं बोलना कि मैम इस पे से क्वेश्चन आया था हम कर नहीं पाए। सी, ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन के बाइंडिंग होने के लिए, मतलब इनका बाइंडिंग को फेवर करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना, कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। मान लो एल्वेलाई पे अगर मुझे ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग करवाना है, क्योंकि एल्वेलाई क्या करेगा, ऑक्सीजन को भेजेगा टुवर्ड्स द एल्वेला, टुवर्ड्स द कैपिलरीज, तो क्या क्या होगा? हाई, बच्चा जी रुक जाओगे आप? रुकी हुई मैं। हाँ, तो एल्वेलाई के अंदर हमको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई रखना है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो, पीएच को लो, टेम्परेचर को लो। जब इतनी सारी क्राइटेरिया होती है एल्वेलाई में, तभी ऑक्सीजन आरबीसी के साथ, मतलब हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। नाउ पे अटेंशन, रिवर्स केस कहां पे? इन द टिश्यूज में। अब टिश्यूज में जब ये हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन आया, इनकी बाइंडिंग को तोड़ना है, वी हैव टू ब्रेक दिस, क्योंकि ऑक्सीजन को टिश्यूज को देना है ना, तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें? टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रख दो कम, कार्बन डाइऑक्साइड को पार्शियल प्रेशर रख दो ज्यादा, पीएच को रख दो ज्यादा, एंड टेम्परेचर को रख दो ज्यादा। जब ऐसे कंसंट्रेशन सारे मेंटेन्ड होंगे, तब हेमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को छोड़ देगा इनटू द टिश्यूज, एंड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तभी यही हेमोग्लोबिन अब CO2 को लेके चल देगा नाउ टुवर्ड्स द लंग्स, जो आप कहते हैं डीऑक्सी वाला ब्लड। यस, ये समझे, ये क्राइटेरिया समझे आप? ये दोनों क्राइटेरिया इन द एल्वेलाई एंड इन द टिश्यूज, दोनों भी रिवर्स है, इसी का अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। कौन हाई है, कौन लो है? कुछ नहीं, एल्वेलाई में सिर्फ ऑक्सीजन लो है, बाकी तीनों, सॉरी, एल्वेलाई में ऑक्सीजन हाई है, बाकी तीनों लो है, टिश्यूज में ऑक्सीजन लो है, बाकी तीनों हाई है। सिंपल है, याद रखना। इसी के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा डिसोसिएशन कर्व डिपेंडेंट है। ये डिसोसिएशन कर्व क्या दिखाएगा कि इनिशियली ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन बाइंड होते जा रहे एंड एक पॉइंट के बाद वो क्या हो रहा है? सैचुरेट हो रहा है, मतलब सारे हेमोग्लोबिन ने अब अपने अपने जगह, कितना होता है वैलेंसी हेमोग्लोबिन का? हेमोग्लोबिन कितने? हाँ, 4 ऑक्सीजन या 4 कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चल सकता है। तो सारी जगह जब फुल हो गई, वैलेंसी फुल हो गई, तो हेमोग्लोबिन हो जाएगा सैचुरेट। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ चल रहा है फ्लैट। इस ग्राफ की मदद से आप क्या समझ सकते हो? एक तरफ है पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन का, दूसरी तरफ है हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन। अगर आपको ये दिखा ग्राफ थोड़ा सा इस साइड पे या थोड़ा सा इस साइड पे, राइट या लेफ्ट पे अगर शिफ्ट होते हुए दिखता है ग्राफ, उसका मतलब क्या होगा? अगर ग्राफ ये है, ब्लैक लाइन इज द नॉर्मल वाला लाइन, जहां पे हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है, जहां पे सारी चीजें नॉर्मल है। बट अगर कोई भी फैक्टर थोड़ा सा हट गया, जैसे इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, पीएच इंक्रीज हो गया, CO2 इंक्रीज हो गया, तो आपको लगेगा कि अब ग्राफ थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। एंड अगर सारी चीजें डिक्रीज हो गई, CO2 डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, पीएच डिक्रीज, तो आपका ग्राफ दिखेगा लेफ्ट साइड को शिफ्ट होते हुए। ओके, तो राइट साइड को शिफ्ट होगा जब टेम्परेचर, पीएच, CO2 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इन द टिश्यूज जनरली, एंड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा एल्वेलाई में जनरली, जहां पे CO2, टेम्परेचर एंड पीएच को हम डिक्रीज रखते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड पे कब शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग को कौन इंटरफियर कर सकता है? CO2 इंटरफियर करेगा, मेनली सबसे बड़ा दुश्मन है CO2।
ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन को तोड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन साथ में चल रहे हैं, जैसे ही CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया इन दोनों की जोड़ी टूट गई। तो सबसे पहला इंटरफेरेंस किसका है? CO2 का इंटरफेरेंस है। ये क्लियर? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। ये CO2 का ट्रांसपोर्ट करा दिया है मैंने वैसे। रेगुलेशन, हु विल टेल मी द नेम्स ऑफ द रेगुलेटरी सेंटर्स? रेगुलेशन के 3 सेंटर है। ब्रीदिंग को हम पहला रिदमिक सेंटर, मैम पॉन्स और मैम केमिकल मैम रेगुलेशन। न्यूमेटिक सेंटर। हाँ बट डोंट यू रिमेम्बर कि कौन सा कैसा कैसा था? कीमोसेंसिटिव सेंटर, पॉन्स सेंटर, मतलब रिदमिक सेंटर एंड नीमोटैक्सिक सेंटर। तो आपको लोकेशन याद है? रिदमिक सेंटर एंड कीमोसेंसिटिव सेंटर दोनों भी एक ही कॉमन लोकेशन में थी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। एंड इसको याद रखने के लिए मैंने क्या कहा था? राय मेड कैम। भूल गए ना बच्चे? नो मैम। राय मेड कैम। राय मतलब रिदमिक सेंटर, मेड मतलब मेडुला एंड कैम मतलब कीमोसेंसिटिव सेंटर। देखो रिदमिक सेंटर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, कीमोसेंसिटिव सेंटर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही है, रिदमिक सेंटर के अगल बगल में ही होता है वो। इसलिए राय मेड कैम को याद रखो, मतलब रिदमिक सेंटर एंड कीमोसेंसिटिव सेंटर दोनों भी ब्रेन के मेडुला वाले हिस्से में प्रेजेंट है। एंड नीमोटैक्सिक सेंटर, नीमो स्टार्ट्स फ्रॉम P, नीमो पॉन्स। कौन? यस, सिंपल हो गया। यस चलो मैम। अस्थमा, इफिजेमा एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्लियर है या करा दूं? क्लियर है। देखो पूरा पड़ा है। अस्थमा में क्या होने वाला है? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को हो जाएगा इन्फ्लेमेशन। एफिजेमा में क्या हो रहा है? एल्वियोलाई का जो सरफेस है, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया घट रहा है। मैम बोलो। मैम एक डाउट था। यस बोलो। मैम जैसे कि मैम पॉन्स जब एक्टिवेट होता है तो मैम वो आर को मतलब सिग्नल भेजता है, मैम हाँ आर फिर मैम ब्रीथिंग रेट को डिक्रीज कर देता है। तो मैम ये हाँ, ऐसा अगर क्यों बढ़ करता है? रखा है। इसका फायदा क्या है? अरे सिंपल सा है ना, देखो पॉन्स में, ओफो, पॉन्स में क्या हो जाता है, अगर पॉन्स वाले एरिया को पता चल गया कि कहीं ना कहीं आपकी सांस बढ़ रखी है, मान लो तेजी से एक्सरसाइज कर लिया आपने, तेजी से एक्सरसाइज जब करते हो या दौड़ लगा ली, तो व्हाट हैपेंस? ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीज्ड। नॉर्मल से टीवी जो था, टाइडल वॉल्यूम जो था, उससे आपने बड़ा सांस ले लिया, या फिर यू कैन से यू आर ब्रीदिंग वेरी फास्ट। तो आपको उसको नॉर्मल पे तो लेके आना है ना, तो वो क्या करेगा? reduce the duration of inspiration thereby altering the respiratory rate। पॉन्स एक्टिवेट कर देगा रिदम को। आपको जो नॉर्मल रिदम होता है, नॉर्मल सांस लेने की जो नॉर्मल ये होती है, रेट होता है, वो ऊपर नीचे हो रखा है। क्यों? बिकॉज आपने दौड़ लगाया है। तो दौड़ लगाने के वजह से आप तेज सांस लेने लग जाओगे, बट 5 से 10 मिनट के बाद वापस से नॉर्मल पे आता है। वो कैसे नॉर्मल पे आया? नीमोटैक्सिक सेंटर ने ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बताया थोड़ा सा अब नीचे कर लो सांस को, बिकॉज आपने बहुत रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा रखा था। फायदा यही है। Got it? मैम मतलब जब हम दौड़ लगाते हैं तो मैम काफी ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है, तो मैम उससे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट बॉडी में इंक्रीज होने लगती है। तो मैम इसी को कम करने के लिए मतलब वो इंस्पिरेशन मतलब बढ़ा देते कार्बन डाइऑक्साइड तो एल्वियोलाई बाहर भेजेगा। CO2 जब आएगा ज्यादा तो केमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। जब CO2 या पीएच का थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो रहा है बॉडी में फॉर सम रीजन, ये दोनों साथ में भी चलेंगे बच्चा। ऐसा नहीं कि किसी एक ही सेंटर एक्टिवेट होना है किसी एक ही टाइम पे, नॉट नेसेसरी। बोथ द थिंग्स कैन एक्टिवेट एंड गो एंड टेल टू रिदमिक सेंटर। कीमोटैक्सिक सेंटर ने ये देखा कि सांस ज्यादा तेज हो चुकी है,
न्यूमोटैक्सिक ने देखा कि सांस तेज हो गई है, कीमोसेंसिटिव ने देखा कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। तो दोनों भी जाके रिदम सेंटर को बताएगा कि सांस को थोड़ा नीचे कर लो, CO2 को एक्सेल कर दो, ऐसा। ओके मैम। समझ रहे हो? यस मैम। एनसीईआरटी में है परी, एनसीईआरटी में है, ये तीनों सेंटर्स एनसीईआरटी में है बच्चा। परी मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी में है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में देखो, उस पैराग्राफ में है ये, ठीक है। ओके, मोनो आपको नहीं बोला था उसने, छोड़ दो उस चीज को अब। यस, अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन, एफिजेमा इज एल्वियोलाई का सरफेस का डिक्रीज होना, एंड यहाँ पे लंग में फाइब्रोसिस होना ड्यू टू एनी पर्टिकुलर गैस, जो किसके वजह से आई है, जो आपका काम धंधा है ना, खर्चा पानी है, मतलब कोई फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो या कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो उस काम के दौरान अगर आपका कोई भी ऐसा हार्मफुल गैस इनहेल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको कोई डिजीज, मतलब लंग्स में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन का आना, या फाइब्रोसिस इज व्हाट, फाइब्रोसिस मतलब इंजुरी होना, लंग को आप इंजुरी पहुंचा रहे हो, तो दैट इज व्हेन आप किसी चीज के एक्सपोज हो रहे हो। एक्सपोज क्यों हो रहा है, बिकॉज आपका काम ही वही है। मान लो जो कोल माइंस में काम करते हैं, कोल्स में जो काम करते हैं, जो नीचे ऐसे डिग करते रहते हैं ना, धरती को पूरा ऐसे कोल्स में डिग करते रहते हैं, कोल माइंस में काम करने वाले भी बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स को, जो डेंजर पार्टिकल होते हैं, उसको इनहेल करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर ये जा रहा है, बट कुछ सालों के बाद जब तकलीफ होने लग जाएगी सांस लेने में, देन दे विल अंडरस्टैंड कि ये बिकॉज हम उसमें काम करते थे। मान लो कोई गैस की फैक्ट्री, केमिकल की फैक्ट्री, फाइन, तो बिकॉज ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एनी आपका जो खर्चा पानी जिससे चल रहा है, जो आपका काम है, व्यवसाय है, उसके ऊपर से अगर आपको कोई डिजीज हो रहा है, दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, यस मैम। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। चैप्टर का पूरा रिवीजन हो चुका है। इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन स्टिल आस्क मी, इफ एनीथिंग इज नॉट अंडरस्टूड। All of these, ma'am. मैसेज करो, मैसेज। परी आपको मिल गया क्या बुक में? परी जी थोड़ा रेगुलेशन देख लो, बुक में है, ठीक है। यस, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। नीचे का देखो बच्चा, ये ऐसा करके लिखो, जब मैं स्लाइड चेंज करूंगी 1 का क्या है, 2 का क्या है, ऐसा लिख के भेज देना। फिर जब नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, फिर से 1 का क्या है, 2 का क्या है। वो यहाँ के नंबर्स छोड़ दो, यही पे तो मैं कॉपी करती हूँ, इसलिए वो नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं। यू कैन राइट फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द स्लाइड। अब सेकंड क्वेश्चन का नीचे का देखो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बी। अच्छा, और कोई है हमारा दोस्त जो आंसर करना चाहेगा? ओके, बी, एवरीबॉडी बी। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। But I will say inspiration is an active process and expiration is a passive process. तो B नहीं, इसका A आएगा। इंस्पिरेशन पैसिव प्रोसेस कैसे हो गया? एक्सपायर करना इज अ पैसिव प्रोसेस, पैसिवली आप ऑटोमेटिकली छोड़ देते हो बाहर। अच्छा, ओके परी, कोई बात नहीं, छोड़ दो, छोटी सी बात है, इग्नोर इट। चलो डू दिस। फटाफट बोलो। ओके, सब लोग बी बोल रहे हो,
ठीक है, ब्लड एंड एल्वुलाई के अक्रॉस जो एक्सचेंज होता है वो कौन से मेम्ब्रेन्स होते हैं, या उसको कौन सा ट्रांसपोर्ट करेंगे हम, सिंपल डिफ्यूजन। बच्चा ये सेकेंड क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना, कि इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है एंड एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव ma'am. प्रोसेस है। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है ये सभी लोग बोलेंगे मुझे, एवरीबडी कैन टेल दिस, टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी 2 का सी, अच्छा बोल दिया सब लोगों ने, Three. ओके ओके। यस, वीसी प्लस आरवी, वेरी करेक्ट। वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, ma'am. यस। शिवानी डी नहीं, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, डी डी नहीं होगा क्योंकि डी में अभी तक आरवी नहीं जोड़ा हुआ है, तो डी इज नॉट देयर, राइट ऑप्शन इज सी। यस छाया, यस नीतू, पूछा है सही ना बात, उसने तो। सामिया टू, क्या हो गया? मैम टोटल लंग कैपेसिटी पूछा है ना। हाँ शिवानी, टोटल लंग कैपेसिटी में सब कुछ आता है, टीवी ERV प्लस आई, ओफो एफ हो गया ये, IRV प्लस RV, IRV प्लस RV, ये सब कुछ आएगा। एंड इन्हीं तीन को जोड़ के ही VC भी आता है, वाइटल कैपेसिटी भी आता है, इसलिए VC प्लस RV इज ऑल्सो TLC। समझे? समझे टोटल लंग कैपेसिटी का VC क्यों? यस मैम। ठीक है, चलो ये भी आप क्वेश्चन सभी करोगे मुझे पता है, सब लोग करोगे इसको। सभी को पता है, ओके। बाकी का क्या आंसर है? ऑस्मोमीटर क्या है? ऑस्मोमीटर जो आपके ऑस्मोटिक फ्लूइड्स को मेजर कर सकता है। पोटोमीटर मतलब वाटर अपटेक को मेजर करना। स्पाइरोमीटर मतलब ब्रीदिंग रेट। एंड स्पिग्मोमैनोमीटर मतलब 2 का बी, अच्छा। एनीवन, स्पिग्मोमैनोमीटर क्या है? मैम जो हार्ट बीट चेक, नहीं नहीं नहीं, स्पिग्मोमैनोमीटर बच्चा जी आपने सर्कुलेशन किया है, ब्लड प्रेशर का मशीन, बीपी हाँ मशीन, ब्लड प्रेशर की मशीन। हार्ट बीट का मशीन नहीं, बीपी का मशीन। हाँ, यस, सो दिस इज स्पाइरोमीटर, करेक्ट। 62 का क्या बोल रहे हो सब लोग? बी बोल रहे हो? बी क्या है? रेस्पिरेटर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज, अच्छा सिंपल सा है क्या मैम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। चलो इसको करो, ये भी कर लोगे क्योंकि अभी हमने ये सिंपल क्वेश्चंस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने इसको अभी अभी रिवाइज किया है। कल तक 24 घंटे में इसको भूल ना जाना। अब क्या इकरा नहीं जुड़ी है क्या क्लास में? नहीं है इकरा। एल्विलाई में एटमॉस्फेयर, एल्विलाई, डीऑक्सी ब्लड एंड ऑक्सी ब्लड। मोनू जी कहाँ पे है? मोनू जी हमारे बुरा मान गए बच्चा जी, आप लोगों ने मोनू को हर्ट कर दिया क्या? नहीं है मोनू। ए बी कंफ्यूजन है ए एंड बी में। नो मैम में मोनू जी नो नो। आंसर करो बाकी लोग। देखो आप लोगों ने ना मोनू को कर दिया नाराज, मोनू अब आंसर ही नहीं कर रहा है। चलो संजू भी अच्छा ये सब एक पहले वाला बोल रहे हो ना, पहले क्वेश्चन का, तो मेरा आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 159, लंग में आते आते मतलब एल्विलाई में आते आते 104 होता है, डीऑक्सी ब्लड में कम होता है, ऑक्सी ब्लड में 95 होता है, टिश्यूज में होता है 40। ऑप्शन ए इज राइट। एनी डाउट हियर? चलो नीचे का मैच द फॉलोइंग भी इजी है, आप लोग इसको कर लोगे मुझे पता है। कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? करेक्ट कौन सा है? अच्छा नीचे के ऑप्शंस मैंने दिए नहीं है, 1 का सी, 2 का ए। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, ओके यस यस, निखिल इज वेरी करेक्ट। टाइडल वॉल्यूम
1 का आएगा सी ऑप्शन, दैट इज 500 ml। IRV कितना आएगा? आएगा मैम सेकंड का ए, सेकंड का ए। 3 सी का का बी, बी ARVs, हाँ 1000 से। और मैम फोर्थ का ई, 4 का ई। RV आएगा ई, वेरी करेक्ट। एंड BC, ये मोनू ने जोड़ के रखा था ना इसको। यस, ओके, डू दिस। मैम इसका बी होगा। मैम ए। मैम ए। ठीक से पढ़ के आंसर दो बच्चा जी। ए हाँ, मैंने अभी कराया था ना कि डिसॉल्व्ड स्टेट में, प्लाज्मा के स्टेट में 3% आता है। 97% तो ऑक्सीजन कितना जाएगा? हेमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा। 7% CO2 के है, O2 के नहीं है। 70% भी CO2। अच्छा नीचे है, देखो नीचे है CO2 का, चलो नीचे वाला कर दो, CO2 का करेगा हम। मैम ए होगा इसका आंसर सेकंड का। सेकंड का ए बोल रहे हो? अच्छा, पेप्पा पिग आल्सो सेज ए, ओके ओके ओके। सेकंड का सभी लोग ए बोल रहे हो? छाया भी ए बोल रही है? यस मैम। अच्छा, ए ही है, देखते क्या है। ए में 20 to 25% इन द हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज वेरी करेक्ट। ओके, चलो डिसोसिएशन कर्व का करो एक बार। मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट कवर्ड हो गए आपके। कैपेसिटीज पे क्वेश्चंस हो गया है, देन ट्रांसपोर्ट्स पे हो गया। ये कर्व पे करो थोड़ा सा, लेट्स सी। पर ये क्या मैम एक्सप्लेन स्लाइड करना है? रुको, 76 ये वाला पूछा है कि CO2 में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। हमने देखा है CO2 में ट्रांसपोर्ट 3 तरह से होता है। पहला ट्रांसपोर्ट होगा इन द डिसॉल्व्ड या प्लाज्मा के फॉर्म में, जो कुछ होता है 7% के आसपास, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। दूसरा फॉर्म है हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, जो 20 से 25% इतना होता है। एंड तीसरा है इन द फॉर्म ऑफ HCO3, बाइकार्बोनेट। ये है बाइकार्बोनेट, जो 70% होता है। तो इस 3 तरीके से हम CO2 को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। समझे? कहाँ गई परी? परी जी समझ गए? नहीं नहीं, परी हैड आस्क्ड बिकॉज उनको समझा नहीं था शायद। तो इज इट क्लियर फॉर परी? कौन है ये रिवीजन क्लास, किसको चाहिए ये? मैम सनी। सनी। अच्छा, अभी जुड़ गया क्या सनी? ओके, डू दिस 78 क्वेश्चन। सनी बहुत दिल पे लेता है बात, फटाक से छोड़ देता है। 9 बजे कब से क्लास होने लगे? मैंने तो कल रात को भी मैसेज डाला था कि 9 बजे होगा। वो इमेज भी डाल के रखी है कि 9 बजे होगा। आज सुबह 8:30 बजे लिंक भी भेजा है, वापस से 2 मिनट पहले अलर्ट भी भेजा है। और क्या ही करे यार, बताओ। 1B फटाफट, एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू आंसर फटाफट। डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अंडर द गिवन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन विल इंक्रीज। मतलब ऑक्सीजन का एंड हेमोग्लोबिन का जोड़ी को हमको तोड़ना है। कब तोड़ सकते हो? यस, पीएच ब्लड फॉल्स, गलत बात। पीएच लो होता है तो ऑक्सीहेमोग्लोबिन फेवर करता है बाइंडिंग को। पीएच ब्लड राइजेस, यस। CO2 कंसंट्रेशन फॉल्स, नहीं, फॉल होगा तो बाइंड हो जाएगा। फ्री फैटी एसिड, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, 2 का भी बोल दिया सब लोगों ने कि पार्शियल प्रेशर PCO2 राइजेस, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हेमोग्लोबिन विल बी। हाँ, ये कहाँ पे शिफ्ट होगा? जब इंक्रीज होगा तो कहाँ पे शिफ्ट होता है कर्व? राइट को होगा ना बच्चा जी, लेफ्ट को कहाँ? मुझे भी कंफ्यूज करा रहे हो यार आप लोग। क्या बोल रहे हो? सी?
इंक्रीज होता है CO2 pH एंड ये तो राइट को शिफ्ट हो रहा है, राइट को डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट को। बच्चा जी ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, उल्टा कर गए सब लोग, समझे? मैम मैं हाँ आपने सही किया था, बट बाकी लोग राइट एंड लेफ्ट कब हो रहा है? जब CO2 या pH या टेम्परेचर ऊपर जाएगा नॉर्मल से तो कर्व लेफ्ट राइट की तरफ निकले शिफ्ट होगा, एंड जब घटेगा ना तो लेफ्ट की तरफ। अब क्लियर? नहीं दिल है ही नहीं मुस्कान, हम तो दिमाग से सोचते हैं। अच्छा, एंड और एक चीज, अगर P50 की बात होती है, वन मोर कॉन्सेप्ट यू कैन इंक्लूड हियर। 50 जो रेंज है ना बच्चा, ये 50 ये क्या है? पार्शियल प्रेशर 50 इज नथिंग बट द, जब आधे हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुके हैं एंड आधे बाकी है, तो P50 अगर आता है कभी तो P50 इज नथिंग बट आधा रास्ता हमारे हेमोग्लोबिन का, आधे हेमोग्लोबिन जुड़े हैं ऑक्सीजन से, आधे अभी बाकी है। ये क्या लॉजिक है? P50 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? 50 आप देख सकते हो ना यहाँ पे, 50 का मात्रा मतलब क्या कि पार्शियल प्रेशर 50 मतलब आधा हेमोग्लोबिन जुड़ चुका है, आधा बाकी है। चलो, आई थिंक राइट एंड लेफ्ट इज क्लियर नाउ। यस मैम। तो अब इसका क्या है? CO2 को हमने राइज कर रखा है, मतलब लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा? मैम राइट की तरफ। राइट। गुड, ओके। नाउ ठीक से पढ़ो, 90 क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना एकदम से। हाँ परी जी आ जाएगा आपके पास। वैसे परी आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके साथ शेयर नहीं है क्या सारे ग्रुप में? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में उसी वाले वर्ड में ये सारे क्वेश्चंस है। मैम है। ठीक है, आज का PDF तो मैं शेयर कर ही दूंगी वैसे सारे क्लासेस में, बट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको फॉर द प्रैक्टिस, कर दूंगी मैं वो। चलो फटाफट बोलो, और 2-4 क्वेश्चंस करेंगे ना। Factors at tissue level favors the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin। अब oxyhemoglobin को तोड़ना है वापस से, you have to break oxygen hemoglobin। तो क्या क्या होगा? ए बोल रहे हो? बी, सी, क्या क्या आंसर दे रहे हो बच्चा जी? सोना इज सेइंग ए। नहीं, अगर ऑक्सीहेमोग्लोबिन को ब्रेक करना है, हाँ बोलो। मैम सी होगा। हाँ, तो हमको सी होगा। ऑक्सीजन को लो रखना पड़ेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, हाई pH, हाई टेम्परेचर, तभी क्या करेगा? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा एंड CO2 को लेके चल देगा, क्योंकि CO2 अब हाई पे है। शाहनवाज हैज लेफ्ट द क्लास क्या? नहीं है। ओके, रितिका लेफ्ट। क्यों लेफ्ट कर जा रहे हो? क्वेश्चंस बोर हो गए? ओके, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। 90 इज क्लियर। तो 94 करो, नीचे वाला करो। हो गए क्वेश्चन, वैसे ज्यादा नहीं है, और चाहिए तो आप कर सकते हो, बहुत सारे हैं हमारे पास फॉर द प्रैक्टिस। नीचे वाला करो। आंसर करो यार फटाफट। अच्छा, बोर हो गए तो बता भी दो, वी कैन स्टॉप देन, ऐसा फोर्स नहीं है किसी को। आंसर कर तो रहे कमेंट सेक्शन में। क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, वो नीचे देखा ही नहीं, मैंने स्क्रॉल नहीं किया। ओके, क्या करेक्ट है पूछा है ना क्वेश्चन। सी बोल रहे हो? नहीं, बी एंड सी में कंफ्यूजन है। क्या है? न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ऑफ पॉन्स कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। डिक्रीज करेगा ना, जो बढ़ रखा है वो डिक्रीज करेगा, उल्टा होगा ये। मैम सी होगा। About 90% of CO2 is carried by hemoglobin as नहीं, 90 नहीं, 70%। वो 70 मिनट शाहरुख खान के याद रखो यहाँ पे। Workers in grinding and stone breaking industries में अफर, yes, C is correct।
सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई नहीं, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू डिक्रीज ऑफ मैम ब्रोंकाई में भी सरफेस। एल्वेओली होल्स में होता है ना सिगरेट नहीं नहीं, ब्रोंकाई में भी हो सकता है। ये वाला केस अस्थमा का है, ये वाला केस अस्थमा का है। अस्थमा में ब्रोंकाई में होता है इन्फ्लेमेशन, एंड सिगरेट में एल्वेलाई का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होता है। समझे? मैम वही बोल रही हूँ। डैमेज होता है हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ, ये सही बात है फिर आपकी। ओके, मैच द कॉलम। अच्छा ये कर ही लोगे यार आप लोग, मुझे पता है। यू विल डू दिस नाउ। क्या कंफर्म कर लिया? बी बोल रही हूँ इसका, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पॉन्स कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इट्स। ये बोल रहे हो क्या आप निखिल? 94th वाला क्वेश्चन। अरे बच्चा निखिल, यहाँ पे जाओ। न्यूमोटैक्सिक सेंटर में हमने क्या पढ़ा कि इम्पल्स फ्रॉम दिस सेंटर रेड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। एनसीईआरटी में दे रखा है। समझे? नहीं, गूगल ऐसा नहीं है कि सही नहीं होता, आपने क्वेश्चन उसको ठीक से दिया नहीं होगा बेचारे को, गूगल को भी कंफ्यूज कर दोगे आप लोग। बाद में डिस्कस करेंगे निखिल, इसके बाद रुक जाओ, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बी नहीं है, आई टेल यू हाउ बी नहीं है। रुक जाओ, इसको करो 110 एंड 113 को करो फटाफट। वैसे बच्चे धीरे धीरे घटते जा रहे, 30 35 से 17 18 आ चुके बस अब। मैम टाइम इसलिए सब चलेगा। हाँ यस, ए ए ए ए बच्चा जी, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर पॉन्स में भी है, मेडुला में भी है, तो सी आएगा ना। ऐसा क्यों कर रहे ऊपर हो? वाले का ए है। मैम फर्स्ट अच्छा, वाला है ये। अच्छा ए, ओह सेकेंड वाला मैंने ही बता दिया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग इसको ये भी कर लेते थे, मुझे पता है। ठीक है, हो जाती है ना, गलती हो जाती है। मैम भी कभी कभी चीटिंग करा देती है। नाउ दिस, चलो इसको करेंगे फिर रुक जाएंगे। आगे और भी क्वेश्चंस है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, यू कैन डू ऑन योर ओन। 5 ml, 100 ml of oxygen blood can deliver 5 ml, correct। नीचे वाला, partial pressure of oxygen in the alveoli कैसा है? इक्वल टू दैट इन ब्लड नहीं, मोर देन दैट इन ब्लड, लेस तो नहीं होगा। नहीं, इसका आंसर बी रहेगा बच्चा। सी डी, क्या लॉजिक लगा रहे हो आप लोग सब? क्योंकि ब्लड से ज्यादा रहेगा ना, ब्लड में जो ऑक्सीजन है। इसका सही आंसर बी आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, आप लोग अभी क्वेश्चंस कराना चाहते हो ये भी और आगे है, यू कैन डू दिस, या करा दूं? मैम आप ग्रुप पे भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगी। तो भेज देना मैम। यस यस, एवरी ग्रुप आई विल सेंड दिस, एंड प्रीवियस ईयर्स का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी भेजूंगी मैं, प्रैक्टिस कर लेना। यस ठीक है? मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर द वंडरफुल क्लास। आई होप अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, वरना आपको शाम को भी रिपीट होता है ना क्लास, यू कैन ज्वाइन अदर क्लास फॉर द रिपीटेशन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। क्या समझाना है सनी? मुझे नहीं मैम समझा। ए है ऊपर वाले का, पहले वाले का ए है ए। एफिजेमा में ना, हाँ, इन्फ्लेमेशन टू ब्रोंकियल्स नहीं ना, इन्फ्लेमेशन टू एल्वेलाई का नहीं दिया है क्या? डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियल्स, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, डिक्रीज, हाँ, इन्फ्लेमेशन टू ब्रोंकियल्स एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, करेक्ट है। सनी ये आपको नहीं, सारे ग्रुप को 9 बजे ही था, किसी और ग्रुप को किसी और ये नहीं था बच्चा जी।
यू कैन जॉइन इवनिंग एट 5 o'clock. सनी, आपको जब मिस हुआ है ना, शाम को 5 बजे जुड़ जाओ, वापस से बायो का क्लास रिवीजन करेगा, रिपीट हो जाएगा शाम को, ठीक है? मैम इससे पहले का क्वेश्चन बता दो। हाँ बता रही हूँ, रुक जाओ, जो जा रहे उनको बाय कर देंगे, and जो रुक जा रहे डाउट है दे कैन स्टे बैक. थैंक Okay, यू, ma'am. थैंक यू, थैंक यू मोनो. यस, यू टू हैव इट. यस, जिसको भी कोई डाउट नहीं है, यू कैन लीव द क्लास. इफ यू एवरीबॉडी आर फाइन, लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम. यस, थैंक यू मैम फॉर morning. दिस लेक्चर. थैंक यू बेटा. थैंक यू छाया. ओके, सो जो भी डाउट है दे कैन स्टे बैक, बाकी लोग कैन लीव. अब Okay, बताओ ma'am, क्या bye. क्या पूछना है. चलो बाय. क्या पूछ रही थी? देखिए मुस्कान, कोई कोई कुछ कुछ पूछ रहा था. मैम वो वाला क्वेश्चन जो था नहीं नहीं, कहाँ परेशान. कौन सा, ये वाला क्वेश्चन? यस मैम यही वाला। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ. मैम इसका आंसर डी क्यों नहीं है? लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर से ऑक्सीजन का प्रेशर कम का होता है एल्विलाई में. एल्विलाई में हमेशा ऑक्सीजन का ज्यादा होता है ना. 104 ऑक्सीजन होता है, 40 कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना. एल्विलाई में पूछा है. एल्विलाई में ऑक्सीजन का ज्यादा है पार्शियल प्रेशर, एंड CO2 का कम है. पीछे जाके देखो, मिल जाएगा. तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मोर देन दैट इन ब्लड में होगा। हाँ सोना बताऊंगी. क्या बोल रहे मुस्कान? मैम पार्शियल प्रेशर मोर देन ब्लड हाँ, रहेगा। क्योंकि ब्लड में 95 आ गया था ना, ब्लड में आते आते, सॉरी, हाँ ब्लड में आते आते 95 हो गया था. आपने तो कहा था कि थोड़ा बहुत यूटिलाइज होता है. हाँ वही है फिर. ठीक है मैम। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे? एल्विलाई में ज्यादा ही रहेगा ऑक्सीजन का कंपेयर टू द ब्लड एंड CO2. मैम निखिल का क्वेश्चन बता दो। निखिल का क्या है? कौन सा क्वेश्चन बताओ? पॉन्स मैम वो वाला ना, आई गूगल वाला। गेस. मैम पीछे वाला और ये वाला शायद. Neural signaling from pneumotaxic center of pons can increase the duration of respiration. आपको इसका क्या आंसर मिला है? गूगल ने क्या बताया, बताओ मुझे. लेट मी सी. क्यों? अच्छा ठीक है, अगर बी ऑप्शन सही है तो सी ऑप्शन गलत क्यों है फिर? अगर बी ऑप्शन को सही करना तो सी को हमको गलत रखना पड़ेगा. सी को गलत क्यों है? वर्कर्स इन द ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस. ये गलत क्यों जाएगा फिर? मैम दिखा भी रहा है निखिल। कहाँ पे बताओ यार. ओके, आपने क्या क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करा है क्या? हाउ डिड यू फाइंड? मैम चीटिंग चल रही है क्लास के बगल में। नहीं रुको, मुझे भी ढूंढने दो, अब मैं भी ढूंढूंगी गूगल करके. क्या है ये? हो सकता है ना, सी कभी कभी ह्यूमन से इवन आई मे गेट कंफ्यूज या रॉन्ग, बट ऐसा होना नहीं चाहिए. लेट मी सी ना. मैम यही डाल दिया था क्वेश्चन, अपने आप आ गया था. लेट मी सी. अगर बाकी लोग बोर हो रहे हो तो क्या, लीव द क्लास. मैंने किसी को यहाँ पे नहीं प्रेशराइज करके रखा है. चलो, मुझे भी कौन से साइड पे गए बताओ निखिल. मुझे ना ये टॉपर वाला, हाँ मुझे भी टॉपर वाला साइट मिला है. बायजूस का भी साइट मिला है मुझे. दोनों भी सेम ही कह रहा है क्या? मैम मे बी क्वेश्चन चेंज हो ऑप्शन के हिसाब से। मैम क्वेश्चन देख लो ना उसमें. सी बायजूस वाले में सी ऑप्शन करेक्ट है. वर्कर्स इन ग्राइंडिंग स्टोन एंड ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग. वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द ग्राइंडिंग एंड द ब्रेकिंग ऑफ द स्टोन, जिसके वजह से बहुत डस्ट आएगा. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सच अ डस्ट कैन रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ लंग्स. चलो आपका क्या आंसर है? हाँ बोलो. मैम दोनों करेक्ट है फिर से यानी. मेरे को कोई कुछ बोल रहा है. छाया बोलो.
मैम एक्चुअली मैम टॉपर्स की वेबसाइट और बायजूस में मैम क्या होता है मैम, ये स्टूडेंट्स या टीचर्स ही अपना जो आंसर है वो डालते हैं, उसमें वोटिंग होती है कि कौन सा सबसे अच्छा आंसर है। अरे बट टॉपर्स में भी सी ही आंसर करेक्ट है यार, क्या देख रहा है तू निखिल? मैम वर्कर्स बी इन करेक्ट है। हाँ सी करेक्ट है। मैम वो बी कह रहा है अभी भी। नहीं रुको, अब ना छाया एंड मुस्कान, इसको मैं भी प्रूव करके रहूंगी, ये जो दिखा दे रही हूँ मैं अभी अपना वेबसाइट। यस मैम कर दो प्रूफ, आप ठीक हो। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, मैं यस मैम। किसी को ना ये नहीं कर सकती, लाइक वो भी मेरा ही बच्चा है ना, तो हाउ आई कैन। चलो ये देखो, ये टॉपर वाली ही साइट है, इसमें भी सॉल्यूशन दिया है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। बट मैम मेरे निखिल से भी ऑप्शन चेक तो कर ले। कोई नहीं है। ऑप्शन एक मिनट निखिल, अपना दिखाओ, मुझे अपना दिखाओ फिर से। ये ना जूम नहीं होगा मेरे मोबाइल में अब। व्हाट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन? ओके गो डाउन। ए क्वेश्चन दूसरा है, अबाउट 90%, ऑप्शंस दूसरे वहां यस पे। मैम। बेटा क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन गलत है वो, हमने गलत किया है। खामखा मुझे शक करा देते हो यार तुम लोग। निखिल वहां पे ऑप्शन देखो, अबाउट 90% कुछ था जो गलत, मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इज डिफरेंट। ओके मैम। क्वेश्चन पढ़, पहले ऑप्शन पढ़, पहला वाला ऑप्शन पढ़ो निखिल, पहला वाला ऑप्शन पढ़ो, आपके क्वेश्चन में का About पहला ऑप्शन। 90% of CO2 is carried by hemoglobin as carbohemoglobin. हाँ सेकंड ऑप्शन क्या है? Neural signal are phenotoxic center of bonds सेम ही है, can सेम ही है, सेम ही है, duration. यहाँ पे भी वही है। ओके आगे पढ़ो। Workers is friendly and store breaking in ओके industries हाँ may ये भी serve. सेम है, 90%, ये भी सेम है। Cigarette smoking leads in inflammation of bronchi. फिर से दिखाओ, फिर से दिखाओ मुझे वो, मुझे ना पहले मुझे सेकंड नहीं, आंसर दिखाओ मुझे, ऑप्शंस में पढ़ लिया मैंने, ऑप्शंस पढ़ लिया मैंने, आंसर दिखाओ। स्क्रॉल डाउन, मैम व्हाट्सएप पे भेज म्यूट देते पे हैं हो, हम म्यूट आपको। पे। हम भेज रहे हैं। भेजा है क्या? भेज दिया मैम। नहीं, अच्छा वो करेक्ट आंसर हाईलाइट होके आ रहा है क्या? नीचे स्क्रॉल करो, और क्या दिया है नीचे देखो, और डी के नीचे क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो कुछ नहीं दिया है निखिल। मैम मैम रीजन भी आ रीजन गया दिया है होगा। इसका। रीजन भी भेज मैं दिया। 2-3 वेबसाइट को अब चेक कर रही हूँ, वेट। नीट प्रेप करके एक वेबसाइट है जिसपे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑथेंटिकेट होते हैं। लेट मी चेक कि ये भी वही बता रहा है क्या। नहीं बचा, नीट प्रेप इज सेइंग सी ऑप्शन। नो, ये बायजूस नीट ये सब छोड़ दो। देखो मैं आपको और एक साइट मैम बी दिखा रही हूँ। ऑप्शन है। ओके मैम। सी 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 ऑप्शन है, देखो दिखा रही हूँ मैं। ओके मैम। हो सकता है कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। मैम इसमें तो रीजन भी दिया गया है कि बी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ पे दिया है, कौन से साइट पे? मैम इसी टॉपर पे, नहीं, टॉपर आई वाली विल साइड। नॉट बिलीव दैट। सी ये मेरा दिख रहा है ना आपको, यू कैन सी हियर, ये नीट 2012 का क्वेश्चन है, जूम करके देखो। नीट 2012 का क्वेश्चन है ये, एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हाईलाइट किया है मैंने। अगर मैं 2 को करती हूँ तो 2 को गलत दिखाएगा वो। अभी सी आंसर कर दिया मैंने, ऑप्ट नहीं हो रहा है ये फिर से। देखो लेट मी डू सम अदर क्वेश्चन एंड शो यू। नीचे का क्वेश्चन देखो, पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतंग पास अबाउट 6 months बैक। आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार बच्चा। मैम दिख रहा है। हाँ, तो अगर मैं कोई क्वेश्चन का गलत आंसर करती हूँ ना तो वो ऐसे रेड हो जाता है। मैम ठीक हो ये भी गया। सही की, रुको मैंने सही कर दिया, मुझे गलत कर रहा है। ठीक हो गया। ये आदत हो जाती है ना, सही आंसर करने की आदत हो जाती है कि गलत चुनना इज वेरी मुश्किल ना। व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमंस?
20 to 25% ऑफ CO2 सही है, दे 99%। अच्छा आपको गलत करना है, हाँ मैम फिर से सही कर दिया। हो जा गलत। हाँ देखो हो गया। तो ऐसे में जब गलत ट्रिक करती हूँ तो वो सही दिखा देता है कि सही आंसर क्या है। तो सिमिलरली ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सारे प्रीवियस ईयर्स है, 2012, 2011, 2010, तो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ये। इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने उठाया है। तो सी वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग जो है दैट इज ओनली सही। ओके Yes, ma'am. ठीक है, चलो वैसे सब लोग छोड़ के गए हैं हमें। Thanks, लेट्स ma'am. ऑल्सो टेक अ ब्रेक नाउ। Good morning, sir. हाँ चलो, गुड डे, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। ओके Okay, बाय ma'am. थैंक यू मैम, बाय बाय। बाय छाया, बाय बाय, गुड लक। बाय मैम।